नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खमा घड़ी, केम छो, कसा काय। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त लक्ष्मी बिमला नेगी और आज आंगन के पेज से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिनका इंटरव्यू आज मैं लेने वाली हूँ, वैसे तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता देती हूँ और फिर हम इंटरव्यू की तरफ बढ़ेंगे। शी इज फुल ऑफ टैलेंट। 15 सालों से आप अपनी आवाज का जादू जो है बहुत सारे ब्रांड्स में बिखेर रही हैं और 10 सालों से आप रेडियो में ड्रामा आर्टिस्ट की तरह काम कर रही हैं, बीबीसी की प्रोड्यूसर, कंसल्टेंट। और आपने न जाने अपनी आवाज का जादू कहाँ कहाँ बिखेरा है। और मैंने सुना है कि साथ में आप पोइटस भी हैं और साथ में आप राइटर भी हैं। अरे भाई, इतना सारा कैसे कर लेती हैं? और आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो कुछ मस्ती होगी और कुछ होगा मजाक, कुछ बातें भी होंगी और कुछ होंगे सवाल जवाब। तो बिल्कुल आज की हमारी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट आरजे रेखा जी के साथ। तो रेखा जी नमस्ते, अभिनंदन आपका, बहुत बहुत वेलकम। मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसी हैं आप? थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी हूँ, आपके साथ जुड़ी हूँ तो और अच्छी हो गई हूँ। और सबसे पहले तो मैं आंगन को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। और क्योंकि इतने सालों में जो अपना सफर रहा है, अगर आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करते तो एक्साइटमेंट बना रहता है। आपको लगता है कि आपने जो कुछ किया है, जो अचीव किया है, कहीं ना कहीं आप किसी के साथ शेयर करें। आप आने वाले लोगों को जो और इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि वो लोग भी कहीं ना कहीं ये उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो आपने मुझे इसके लिए प्लेटफॉर्म दिया है, थैंक यू। ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली आपके आने से धन्य हो गया। हमने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया, आपने हमें हाँ बोली और हम इसलिए बहुत खुश हैं। और अभी ऑडियंस मेरी आवाज सुन के बोर हो इससे पहले बिट आप अपनी आवाज में इनका थोड़ा सा वेलकम कर देते हैं तो फिर हम अपने सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, शुरुआत मुझसे ही है, मतलब आते ही आपने मुझसे काम लेना शुरू हाँ, कर दिया। बिल्कुल। ओके आपकी तो आवाज उन्हें ज्यादा प्यारी लगेगी इसलिए। तो मैं शुरू करती हूँ। कहते हैं खुशियां किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती यूं ही इत्तेफाक नहीं होती। कुछ तो मायने बेशक। होंगे इस पल के, वाह। कुछ तो मायने होंगे इस पल के, वरना यूं ही आपसे मुलाकात नहीं होती। मैं हूं आपके साथ वाह, आपकी दोस्त बहुत। रेखा, एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो से। और आज लक्ष्मी जी मुझसे जो भी सवाल करेंगी आपके बिहाफ पे, मैं उन सबके जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। और उम्मीद है कि जो भी आप मुझसे पूछेंगी मैं अपने बेस्ट तरीके से आपको आंसर करके यहाँ से जाऊं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और पहला सवाल की तरफ मैं रुख करती हूँ। कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे हमसे लोग कनेक्ट हो। आंगन के पेज पे ये लाइव हो रहा है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दें सो दैट हमें भी पता चले कि कितने लोग हमें देख रहे हैं और कौन कौन यहाँ पे लाइव है। तो पुनीत राजा जी, कुंवर नरेंद्र सिंह नेगी, उमंग अग्रवाल, आप सबसे गुजारिश है कि आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा नीचे तो हमें पता चले कि लाइव सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। आप पिछले लगभग 13 सालों से ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रही हैं, एफएम गोल्ड चैनल के साथ काम कर रही हैं। और 13 सालों का ये लंबा सफर आपने कैसे तय किया? और सबसे पहले तो हाउ ये आपको रियलाइज कैसे हुआ कि यार अब तो आरजे ही बनना है? एक्चुअली जैसे आपने कहा कि करीब 13 साल हो गए हैं मुझे वहां पर। और ये देखने में बहुत लंबा लगता है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल जैसी बात है। मतलब जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और उस दौर से लेके अब तक ऐसा पता ही नहीं चला कि कब ये टाइम बीत गया। और आज भी ऐसे लगता है कि बिल्कुल तरोताजा, वैसे ही मैं नए सिरे से प्रोग्राम कर रही हूँ जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग ऑन एयर हुए थे। आज भी वैसा ही फील आता है, आज भी ऐसे ही लगता है कि ऑन एयर जाने से पहले धड़कनें तेज होती हैं, बहुत सारी तैयारी की भी जरूरत होती है कभी कभी। और अच्छा लगता है, वही खुशी जो आपको फर्स्ट टाइम में हुई कभी भी कोई अचीवमेंट के बाद, वही खुशी मुझे आज भी होती है। और जैसे कि आपने कहा कि कैसे लगा मुझे कि मुझे आरजे बनना चाहिए, तो बचपन से मेरा आरजे बनने का सपना था। लेकिन उससे पहले मैं आर्मी में जाना चाहती थी। मुझे लगता था कि मुझे कहीं युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए मौका मिले अपने देश के लिए, अरे वो वाह। एक पैशन हाँ था। हाँ। लेकिन वो गाइडेंस तो नहीं मिल पाया। बट धीरे धीरे फिर रेडियो, क्योंकि घर में रहते थे तो रेडियो सुनते थे बचपन में जब भी फ्री टाइम मिलता था, और धीरे धीरे रेडियो से इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया कि मुझे लगता था कि इस बॉक्स के अंदर से जिसकी भी आवाज आ रही है, मुझे इस बॉक्स में जाना है, कहाँ से वो लोग बोलते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ के वो लोग बोलते हैं। और बचपन में ऐसा अंदर से अपने आप ही फीलिंग आने लगी कि जब भी मौका मिलेगा मैं यहीं पे जाऊंगी।
अगर कहीं से भी इसका रास्ता मुझे दिख जाए, इस रेडियो के पीछे के छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता कि आवाज कहाँ से आ रही है, वो टीवी के बैक साइड पे जाके देखते हैं, ऐसे मैं रेडियो के बैक साइड पे जाके देखती थी कि कौन है जो यहाँ से बोल रहा है। और वो ड्रीम जो बचपन में उसने जगह की अपने मेरे दिमाग में, वो शायद बड़े होने तक कभी निकला ही नहीं। ऐसा लगता था कि बस कभी भी मुझे मौका मिले, गाइडेंस मिले, रास्ता मिले कि मैं कहाँ से यहाँ पे पहुंचूं। और धीरे धीरे वो रास्ते बने और मैं यहाँ पहुंच गई। हाँ, तो आपके लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। शायर का नाम तो मुझे याद नहीं, कि आसमां से नहीं गिरते फल झोली में, और वक्त की शाखा को ए दोस्त हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो डेफिनेटली आपने अपने हिस्से का दिया खुद जलाया, बचपन से उस एम्बिशन को लेके आप आगे बढ़ी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो जब भी हम थैंक कुछ यू। चीज अचीव करते हैं रेखा जी, तो हमेशा क्या होता है कि हमारे बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। समटाइम्स फैमिली सपोर्ट्स अस, समटाइम डोंट सपोर्ट अस, और कभी कभी ऐसा टाइम भी होता है कि बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो कभी डिप्रेशन टाइप भी फील करता है। तो आपका कितना नेगेटिव, कितना पॉजिटिव, फैमिली का सपोर्ट कितना रहा, और कैसे, अगर कुछ पल ऐसा भी आया जब आप को लगा कि भाई ये चीज हो क्या रही है, कुछ चीज क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो आप उससे कैसे बाहर निकली? देखिए, बीइंग अ गर्ल हम लोगों को हिंदुस्तान में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि फैमिलीज भी ज्यादातर परमिशन नहीं मिलता है, पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, दबाव होता है रिश्तेदारी का, आसपास में अपने से बड़ों का, कि नहीं नहीं लड़कियों को करना क्या है, शादी करो और काम करो। कभी कभी ऐसी सोच भी होती है फैमिलीज पे, जो पुराने लोग होते हैं उनकी। और ऐसे ही मेरे साथ भी बहुत सारे से लोग थे अपनी लाइफ में जो चाहते नहीं थे कि मैं कुछ करूं ऐसा। हाँ, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का मुझे काफी सपोर्ट रहा। पापा भी शुरू में सपोर्ट नहीं करते थे, बट धीरे धीरे जब उनको लगा कि रुकने वाला नहीं है ये तूफान तो उन्होंने भी धीरे धीरे बिल्कुल। सपोर्ट करना शुरू किया। और कभी कभी लड़कियों के साथ ये ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बॉयज को तो फिर भी एक चॉइस होती है उनकी अपनी, कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और बाहर जा सकते हैं खुल के, कहीं पे भी वो ट्रायल दे सकते हैं या कोई ऑडिशन दे सकते हैं। लेकिन लड़कियों को हर चीज के लिए परमिशन की जरूरत होती है, हर जगह पूछने की जरूरत होती है। मुझे बहुत लोगों ने रोका भी, फैमिली रिश्तेदारी से बहुत लोगों ने रोका, लेकिन अंदर एक वो कहते हैं ना, लगी हुई थी कि नहीं, जाना ही है, कुछ भी हो जाए पहुंचना ही है। और मैंने कई जगह पे इसके लिए शायद घर में अनबन भी किया, झगड़ा भी किया कि नहीं, मुझे काम करना है तो करना है। बट आज जब मैं वहां पहुंच गई हूँ, और मुझे ये बहुत मतलब गॉड गिफ्ट है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहे। लोगों ने प्रेशर जरूर क्रिएट किया, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का सपोर्ट पूरा रहा मुझे। और आज जो कुछ मैं हूँ, खास तौर पे अपनी मम्मी का मैं जरूर ये कहूंगी कि उन्हीं का मेरे को ज्यादा सपोर्ट रहा है, कि वो हमेशा अप्रिशिएट करती थी, नानी बहुत अप्रिशिएट करती थी। बट कुछ रिलेटिव्स की वजह से अब धीरे धीरे पेरेंट्स को भी ये चीज समझ में आती है कि जो कुछ आपको करना है वो आपकी लाइफ आप डिसाइड करें, बजाय दूसरों को कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। तो वो रोग अपने को ना लगाएं, और कोशिश करें कि अपने बच्चों का करियर उनको चूज करने दें और आप उन्हें सपोर्ट करें। तो ये चीज अब पेरेंट्स को समझ में आई है, और अब धीरे धीरे फैमिली का बहुत सपोर्ट है। वो हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि मैं कुछ भी करूंगी तो मुझे नहीं रोकेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि फैमिली ने सपोर्ट किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे, मैं मतलब कास्टिज्म या रिलीजन या इन चीजों पे नहीं जाऊंगी, लड़कियों को बहुत ज्यादा रोका जाता है, और कहा जाता है कि तू ये नहीं कर सकती। जैसे आपने कहा कि आपका शौक था आर्मी में जाने का, मैं खुद एक आर्मी पर्सनैलिटी की बेटी हूँ, और मेरा भी बचपन से यही शौक था। वो कहते हैं ना, कभी कभी ट्रैक अलग चला जाता है। तो आई एम जस्ट वर्किंग एज एन टीचर, राइट? तो मैंने आपको मतलब आपका जो मैंने इंट्रो पढ़ा था, जो आपके बारे में जाना, आप 26 जनवरी की जो परेड्स वगैरह होती है उसमें भी कमेंट्री करती हैं। तो आपको कभी वो सपना याद आता है? कैसा लगता है आपको वो कमेंट्री? एक बिल्कुल ही अलग मतलब एक वो है, एक जज्बा है, एक अलग सा एक्सपीरियंस है। तो कैसा लगता है आपको ये सब करके? बहुत मजा आता है। मतलब एक आरजे बनना अपने आप में एक ड्रीम था, वो पैशन था, और वो जब अचीव किया तो पता चला कि वहां जाने के बाद भी बहुत सारी रोड्स निकलती हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। उसमें से एक ये था कि कमेंट्री आप कर सकते हैं। जब आप 26 जनवरी की परेड सुनती थी तो मुझे लगता था कि आवाज की दुनिया के लोग यहाँ पे भी बैठे हैं, उनकी भी आवाज मैं सुन रही हूँ, तो ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे हैं, मुझे वो रास्ता ढूंढना है। फिर काफी टाइम लगा उस रास्ते को मिलने में, क्योंकि ज्यादातर जब आप किसी इंडस्ट्री में होते हो तो बहुत से लोग आपको सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि कहीं आप उनका रास्ता ना काट दें, या आप वो आपको क्यों गाइड करें, उनको ये हमेशा रहता है डर।
कि या तो आपको गाइड करेंगे तो या तो आपको बदले में उनको कुछ मिले, उसके लिए पैसा मिले या कुछ भी, वो क्यों आपको फ्री में गाइड करेंगे। लेकिन मुझे टचवुड के ऐसे कुछ लोग मुझे इस इंडस्ट्री में मिले जिन्होंने मुझे बिना किसी मतलब के लिए बहुत सपोर्ट किया, और उन्हीं में से किसी ने मुझे गाइड किया कि आप ट्राई करिए, ये भी कर सकती हैं आप। उसके बाद मैंने वहां पे अप्लाई किया, और वहां भी एक ऑडिशन होता है, आपका पूरा एक्सपीरियंस देखते हैं कि आप कितने सालों से काम कर रहे हैं और आप कैसा करते हैं, परफॉर्मेंस क्या है आपका, तो वो सब देखा जाता है। वीडियोस भी समटाइम शेयर करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें। उसके बाद सिलेक्शन हुआ, हजारों लोग अप्लाई करते हैं और कुछ ही लोगों को वहां पे जाने का मौका मिलता है। तो आई एम लकी कि मुझे बिल्कुल, मौका हाँ। मिला। कई बार से, मैं 2-3 बार से तो कम से कम कर ही रही हूँ, और जब लाइव वहां पे आप बोलते हैं और आप अपनी आंखों से देखते हैं, क्योंकि रेडियो पे ऐसा होता है कि आपको लाखों लोग सुन रहे हैं लेकिन आपको एक्चुअल में देखने के लिए नहीं मिलते हैं वो लोग, उनके मैसेजेस आपको आते हैं, आपको पता होता है कि हाँ बहुत लोग सुन रहे हैं। पर 26 जनवरी की परेड एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप खुद देखते हैं कि कितना बड़ा वहां पे लोगों का हुजूम है जो कि आपको देख रहा है, सुन रहा है। और बहुत से लोगों की नजरें जैसी आपकी आवाज ऑन एयर होती है तो आपकी कैबिन की तरफ घूम जाती हैं कि अच्छा आवाज यहाँ से आ रही है, ये बोल रहे हैं। और जब उनके एक्सप्रेशंस देखने के लिए मिलते हैं कि हाँ बड़ी अच्छी आवाज है, या लोग तालियां बजाते हैं आपकी किसी भी बात पे, तो बहुत अच्छा फील होता है। अभी जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मेरे फर्स्ट ओपनिंग करते ही बाहर से पुलिस के कुछ ऑफिसर्स खड़े हुए थे, वो थोड़ी देर के बाद वापस हमारे कैबिन पे आए और उन्होंने मुझे बोला कि रेखा जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है और सुनने में इतनी मीठी लग रही है, बाहर की लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा मतलब कमेंट्री कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो अपने आप में ना एक खुशी महसूस होती है कि लोग इतना आपको पसंद कर रहे हैं, फिर अपने आप एनर्जी भी और बन जाती है कि आप काम करें और ज्यादा एनर्जी के साथ करें। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने पैशन के साथ और ज्यादा गहराई से जोड़ती चली जाती हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं आप वो जो बचपन का आर्मी वाला सपना था, वो भी वहाँ जी लेती हैं साथ में, मतलब जो मैंने बिल्कुल। आपको सुन के रियलाइज़ किया है। हम्म। अभी मैं अब यहाँ पे हमें कमेंट में नहीं दिख पा रहा है, तो मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं उनका एक बार स्वागत कर देती हूँ। हमारे साथ पुनीत राजा जुड़े हैं, अनिल शर्मा जी, मनोज कामदेव सर, दोहा गुरु नमस्ते आपको, डॉक्टर दमयंती शर्मा मैम स्वागत है आपका। गुसाई राजा जी जुड़े हुए हैं, और एक संदीप फिरोजाबादी जी जुड़े हुए हैं, और एक बहुत अच्छा दोहा मेरे सामने आया है कि नए नए इतिहास गढ़ रही है बेटियां, नए नए इतिहास गढ़ रही है बेटियां, और हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही हैं बेटियां। तो आपको देखते हुए मनोज कामदेव सर ने ये दोहा लिखा है। थैंक यू सो मच सर। आप थैंक यू मनोज सबका जी। स्वागत करती हूँ। बिल्कुल, आप सबका मैं और रेखा जी तहे दिल से आभार करते हैं। और ऑडियंस के कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। अगर समय की वजह से और किसी और इशू की वजह से हम आंसर नहीं भी दे पाए तो ऑफलाइन आपके कमेंट पे आपको आंसर मिलेंगे। डोंट वेरी गाइस, वी आर विद यू, और हम आपको पक्का, आंगन टीम आपको उसका आंसर देगी देगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो नाम है ना, रेखा, रेखा जी, मतलब एक अपने आप ही इसमें एक स्टाइल है, क्योंकि रेखा जी जो हैं एक्ट्रेसेस हैं हमारी, बहुत मतलब फिल्म इंडस्ट्री की उस जगह दुनिया की बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। तो और मेरी क्या मतलब बहुत सारे बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों की मतलब ये फेवरेट भी हैं। और मैंने सुना है कि आप बहुत सारी शॉर्ट मूवीज में बॉलीवुड में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी हूँ। मैडम 24 आवर्स है मैम, सिर्फ 24 आवर्स, हाउ यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, इंडस्ट्री, साहित्य, ये सब चीज कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? लक्ष्मी देखो, जब हमारा कोई चीज पैशन होता है ना तो हम हर चीज को, मतलब कितने भी आप थके हुए हो, कितना भी आपको कोई टेंशन हो, कुछ भी हो, जब आप अपनी उन चीजों से जुड़ते हैं तो अपने आप आपकी थकान भी दूर हो जाती है, आपको जो भी टेंशन होता है वो भी एक तरफ हो जाता है, और आप अपने काम में इतनी गहराई से लग जाते हैं कि वो काम ही आपको एनर्जी दे देता है। टाइम की देखिए, सबके पास वही 24/7 आवर्स रहते हैं हमेशा, और कुछ लोग उनको ठीक से डिवाइड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो जैसा चल रहा है ठीक है, क्या करना है लाइफ में, खाना है, पीना है, सोना है। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे कुछ भी हो जाए अपने काम को जरूर टाइम देना है। तो मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं कितनी भी थकी हूँ, मेरा नहीं भी मन है कुछ करने का, तब भी अगर मेरा काम कहीं से मुझे मिलता है कि मुझे ये काम करना है और वो मेरे प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज है, तो मैं उसके लिए नींद से भी जागती हूँ, सोते हुए भी जाग जाती हूँ, पूरी पूरी रात जाग के भी काम करती हूँ।
और कभी कभी 2-2 दिन सोना भी नसीब नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका अपने काम के साथ कितनी ईमानदारी है, कितना ज्यादा आप उसको पसंद करते हो। और जब कभी कभी कुछ लोगों को प्रोफेशन वो चूज करना पड़ता है जो माँ बाप की जबरदस्ती की वजह से उन्होंने उस प्रोफेशन को पकड़ा हो, या फिर मजबूरियों की वजह से उन्होंने किसी जॉब को पकड़ा हो, तो शायद वहां पे इंटरेस्ट की कमी रह जाती है। लेकिन जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो इंटरेस्ट कहीं भी लूज नहीं होता, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कुछ भी करते हो, हर दिन आपके लिए एक कुछ नया सीखने के लिए होता है, कुछ नया करने के लिए होता है। नेगेटिविटी कई बार आती है लोगों को देख के आसपास में, लेकिन फिर जब आप अपने काम में दोबारा से उतनी ही मेहनत के साथ जुड़ते हो, तो फिर सारी चीजें भूल जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, एनर्जी मेरा काम मुझे देता है। वेरी गुड, और हम सब भी इस चीज से सीखेंगे। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है, मतलब आपकी पूरी बातें सुनते सुनते, आपका मतलब आपके जो आंसर्स थे वो सुनते सुनते, पर्सनल क्वेश्चन ही है, या आरजे रेखा अगर आरजे नहीं होती तो क्या होती रेखा जी? अगर आरजे नहीं होती तो हो सकता है कि अगर मैं लोगों से जिद नहीं करती तो शायद मैं सिर्फ घर ही संभाल रही होती, हाउस वाइफ होती, या फिर कह सकते हैं हाउस मेकर होती। लेकिन कभी कभी जब आप अपने घर के काम भी करते हैं तो उसमें भी आपका वो पैशन नजर आता है। आप घर में अगर छोटे बिल्कुल। बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं तो आप एक वॉइस आर्टिस्ट की तरह सुनाएंगे। आप कुछ और कर रहे हैं तो भी आपके अंदर वो आरजे बोलेगा। ये चीज मैंने जो फील किया है कि मैं घर में नॉर्मली कहानियां भी अगर किसी को सुनाती हूँ तो मेरा स्टाइल वो रेडियो वाला होता है, या कहानियों के अंदर मैं अलग अलग आवाजें ट्राई करती हूँ। तो अगर मैं आरजे नहीं होती तो भी मैं आरजे ही होती घर में आरजे होती। या अगर मैंने बचपन में हाँ, अपना घर वो की ड्रीम आरजे चेंज नहीं किया डेफिनेटली। होता हाँ। बिल्कुल, तो अगर मैंने ड्रीम चेंज नहीं किया होता या मेरा रेडियो की तरफ रुझान नहीं होता तो शायद मैं फिर आर्मी में गई होती। नहीं, बट आर्मी में भी होते तो आप बहुत पॉपुलर होते। जैसे आपने कहा ना कि आरजे जो है वो आरजे का जो मतलब जो भी आपका स्टोरी सुनाने का अंदाज, वहां पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप धीरे धीरे उसी नाम से, पक्का आरजे के नाम से, उस आर्मी बैकग्राउंड के अंदर तो एटलीस्ट पॉपुलर होती, जो मुझे आपको देख के लग रहा है। तो नेक्स्ट थैंक क्वेश्चन की यू। तरफ बढ़ते हैं कि लगभग अ, लगभग 15 ईयर्स, मतलब आपने बहुत सारे ब्रांड्स को अपनी आवाज दी है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन से ब्रांड्स थे जिनको आपने अपनी आवाज दी है, और फेवरेट कौन सा रहा? वैसे मुझे ग्रुपिज्म फेवरेटिज्म करना नहीं चाहिए, बट फिर भी होता है ना कि किसी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, किसी के साथ थोड़ा कड़वा अनुभव होता है। और तो ये हम्म पॉजिटिव नेगेटिव अप एंड डाउन, मतलब कौन सा ब्रांड है जो आपको सबसे ज्यादा मतलब अच्छा लगा? देखिए, मैं किसी भी ब्रांड को यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमें स्पॉन्सर नहीं किया है, पहली चीज। और जहां तक आपका सवाल है कि मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो हाँ, क्योंकि इतना लंबा टाइम काम कर रहे हैं तो हर दिन कोई ना कोई नए ब्रांड के साथ आप काम करते हो। अ, अभी अगर आप गर्मियों की बात करें, इसी मौसम की, तो जूसेस बहुत लोग पीते हैं। फ्रेस्का जूसेस का आपने नाम सुना होगा। उसका एक एक्सपीरियंस मैं आपको यस। शेयर करती हूँ कि जो एक एज अ वॉइस आर्टिस्ट आपको मेहनत करनी पड़ती है एक लाइन के पीछे। लोगों को कभी कभी लगता है, जो लोग इस लाइन से नहीं जुड़े होते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ एक वर्ड बोलना है आपको, फ्रेस का। लेकिन वो फ्रेस का आप ऐसे बोल के नहीं निकल सकते हो। मैंने जब उसके लिए ऐड किया था तो एक टाइमलाइन था कि सिर्फ इतने सेकंड्स के अंदर फ्रेस का आना चाहिए, और इतने ही सेकंड में खत्म होना चाहिए। कि अगर मुझे 5 सेकंड बोलना है तो 5 सेकंड से पहले भी खत्म ना हो, 5 सेकंड के बाद भी ना हो, क्योंकि एक वीडियो का ड्यूरेशन होता है कि आपको उतने ही टाइम लिमिट में बोलना है। अब वो फ्रेस्का का फील भी ऐसा था कि जो मॉडल है वो सिप करती हैं और उसके बाद वो फ्रेस्का बोलती हैं, उनका ही आवाज था। तो मुझे उसको लिटरली वैसा ही बोलना पड़ा जैसे मैंने अभी बॉटल से सिप किया है। और आप जब सिप करने के बाद एक राहत का एहसास होता है, उसके बाद आपकी आवाज में वो चीज आती है कि फ्रेस्का टाइप। ओके। तो वो करेक्ट। चीज, और हाँ। उसको आपने 5 सेकंड तक खींचना, या 6 सेकंड, जो भी उसका ड्यूरेशन था, उसको मेंटेन करना, उसमें वो फील रखना कि वो ज्यादा ऐसा भी ना लगे कि वो सेडक्टिव हो गया, या बहुत ज्यादा ऐसा भी ना लगे कि यार कुछ फील ही नहीं था। एक बहुत ही सूदिंग सा फील फील हो उसके अंदर। वो चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। मतलब जब भी आप वॉइसिंग करते हैं तो किसी भी ब्रांड को समझना पड़ता है, उस आर्ट जिसके अंदर आप वॉइस दे रहे हैं उसको समझना पड़ता है, जो भी आपका स्क्रिप्ट है। अगर आप उसका फील नहीं समझेंगे तो आप सिर्फ बोल के निकल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को जिनको अभी नहीं पता है इस प्रोफेशन के बारे में कि कैसे काम, उनको कई बार ये लगता है, कई बार क्लाइंट्स आते हैं कि मैम बोलना है, प्लीज थोड़ा कम चार्ज कर लीजिए, सिर्फ बोलना ही तो है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर सिर्फ बोलना ही है तो भैया आप बोलो। अगर हमसे बुलवा रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ तो रीजन होगा, आप खुद ही हमारे पास आए हो, हमने आपको नहीं बुला। तो कुछ तो फर्क होगा, तभी आप हमारे पास आए हो।
तो कहते नहीं मैम, आपके बोलने का ऑब्वियसली फर्क तो है, तो भैया उसी का चार्ज कर रहे हैं। ये चीजें मतलब लोगों को नहीं समझ आती, उनको लगता है कि हम एक पेपर अच्छे से रीड कर लेते हैं तो शायद हम वॉइस आर्टिस्ट हो गए। बहुत सारे नए बच्चे हैं, मैं यहाँ इस बात को जोड़ना चाहती हूँ उससे कि कई नए बच्चे ये चाहते हैं कि मुझे आरजे बनना है, मुझे वॉइस आर्टिस्ट बनना है। और या कई ऐसे ब्रांड्स हैं या कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऐसी कोचिंग भी दे रहे हैं, 2-3 दिन की वर्कशॉप देते हैं, 4 दिन की वर्कशॉप देते हैं, और उसके बाद वो ये दावा करते हैं कि आप आरजे बन जाएंगे, वॉइस आर्टिस्ट बन जाएंगे। बट मुझे ये लगता है कि उन्हें भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, और किसी भी आर्टिस्ट को भी ये काम अपना ईमानदारी से करना चाहिए। उनको पहले तो अपने अंदर देखना चाहिए कि क्या एक्चुअल में वो क्वालिटी है कि वो वॉइस फील्ड में जा रहे हैं, क्या उनके पास एक्चुअल में गॉड गिफ्ट वॉइस वो वाली है जो इस फील्ड के लिए जरूरत है। उसके बाद जो लोग पैसा बनाने के लिए उनको हर चीज पे वेलकम कर देते हैं कि आ जाइए आप, उनकी आवाज में वो चीज है या नहीं है, उनको क्योंकि पैसा लेना है तो आपको वो बुला लेंगे। उसके बाद आपको वो 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे या 4 दिन की ट्रेनिंग देंगे, और फिर आपको कहेंगे कि अब आप तैयार हैं, आप वॉइस आर्टिस्ट बन चुके हैं, अब आप जाइए और काम करिए। अब वो मार्केट में आते हैं तो जब प्रैक्टिकली उनको काम करना पड़ता है तो उनको नहीं समझ में आता कि मुझे किस स्क्रिप्ट के ऊपर कैसा बोलना है। क्योंकि आप देशभक्ति के गानों को शायरी के अंदाज में नहीं बोल सकते हैं, या शायरी को आप देशभक्ति के अंदाज में नहीं बोल सकते हैं। हर चीज का देशभक्ति के अपना एक अंदर में। फील होता है। अगर आप उस फील के साथ उसको नहीं कनेक्ट करेंगे तो फिर आपका बोलना सिर्फ बोलना ही रह जाएगा, वो आप लोगों के साथ आपको जोड़ नहीं पाएगा। तो ये चीजें समझ में नहीं आती हैं लोगों को। अब उसी तरह से वो पेमेंट भी लेते हैं कि ठीक है कुछ भी मिल जाए मैं करने को तैयार हूँ काम, लेकिन जो उसके ऊपर एक्चुअल में मेहनत करेगा स्क्रिप्ट के ऊपर, उसको ये पता है कि मुझे इसमें कितनी मेहनत लगी है, वो उसके अकॉर्डिंग चार्ज भी करता है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हर कोई ये ना सोचे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसा कि कहा भी जाता है कि हर इंसान हर काम कर सकता है, लेकिन कुछ काम कुछ ही लोग कर सकते हैं। अगर आप आर्मी में जाते हैं तो उसके लिए आपके अंदर वो लड़ने का जज्बा, वो आपके खून के अंदर वो जोश वो जुनून होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप लड़ाई करने से तो बहुत डरते हैं, छुई मुई टाइप के इंसान है, और आप सोचेंगे कि आप आर्मी में चले जाएं तो फिर आपके लिए वो फील्ड नहीं बनी। और इसी तरह से आरजे के लिए भी है या वॉइसिंग के लिए भी है कि अगर आपकी आवाज में वो दम नहीं है जो आपको एक्चुअल में लोगों को खींच पाए अपनी तरफ, तो फिर आपको बेटर है कि या तो आप उस पर काम करिए, उसको इम्प्रूव करिए, नहीं तो आप उस फील्ड में मत जाइए सिर्फ इसलिए कि आपको पैसा कमाना है। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि कितना पैसा मिल जाएगा, अगर मैं एक बार कोर्स कर लूँ तो मैं कितना कमा पाऊंगा। जब आप इस सोच के साथ किसी भी फील्ड में जाते हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कमा पाते हो। इनफैक्ट आप उस फील्ड को ठीक से समझ भी नहीं पाते हो, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ पैसा कमाना होता है पहला। आपका सीखना या समझना उस फील्ड को टारगेट ही नहीं है, तो आप कैसे उसमें काम कर पाएंगे। तो जो भी नए बच्चे इस फील्ड से जुड़ रहे हैं उनको ये जरूरी समझना चाहिए कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं हम उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। अब कितने लोग ऐसे होते हैं कि बचपन से उनका एक रीजनल टच आता है, वो रीजनल लैंग्वेज के लिए काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अगर वो हिंदी इंग्लिश में जाते हैं तो उनका रीजनल टच वहां पे आ जाता है। तो या तो वो उसको इम्प्रूव करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो उसके अंदर ज्यादा जबरदस्ती आने की कोशिश ना करें, उससे वो अपना काम ही खराब करेंगे। उनकी एक बार कोई आपसे काम कराएगा, 2 बार कराएगा, तीसरी बार वो आपको रिजेक्ट कर देगा, गलती से अगर आपके साथ जुड़ भी गया। और इस फील्ड में तो हर दिन ऑडिशन होता है, हर दिन आपको कोई भी नया ब्रांड अप्रोच करता है तो वो आपसे पहले एक सैंपल मांगता है कि आप इस पे एक सैंपल दे दें, ताकि हमें पता चले कि इसके ऊपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फिर आप वहां फेल हो जाएंगे, फिर आपको सीखने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, फिर आप हताश होंगे, निराश होंगे, फिर आप अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे। तो वो चीजें गलत हैं। आप अपने आप को पहले समझिए, अपने टैलेंट को। मछली का बच्चा जितना अच्छा तैर सकता है वो उतना अच्छा पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, बंदर का बच्चा जितना अच्छा पेड़ पे बिल्कुल चढ़ सकता बिल्कुल। है वो उतना अच्छा तैर नहीं सकता। तो आप अपना टैलेंट समझिए कि आपके पास क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से आप काम करिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैं आपसे बाद में पूछने ही वाली थी, मेरे दिमाग में था, आप शायद दिमाग भी पढ़ लेती हैं। तो बिल्कुल सही बात बोली, मैंने भी खुद ये चीजें देखी हैं फेसबुक में कि पैंडेमिक सिचुएशन स्पेशली कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर कोई 2 दिन में आपको वो बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन या बहुत बड़ा बिजनेस करना सिखा रहे हैं। तो मेरा भी हम्म। यही मानना है कि जो भी यूथ है, जो भी इस फील्ड में जाना चाहता है, चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, कि आइदर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, आरजे बनना है, आर्मी में जाना है, टीचर बनना है, पहले आप खुद को देखिए कि आप क्या उस वर्क के लिए कैपेबल हैं, क्या आप उसको कर पाएंगे। और आरजे रेखा को पक्का सुनिए, ये आंसर पक्का सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट यू हैव टू डू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल मूव लक्ष्मी, करते हैं कि मैं यहाँ पे एक और चीज, हेलो, मैं एक और चीज हाँ ऐड जी ऑन हाँ जी, करना चाहूंगी कि हर चीज के लिए बिल्कुल बिल्कुल। होमवर्क होमवर्क करना पड़ता है। कि बचपन से अगर आपके दिमाग में ये चीज है, या जब भी आपके दिमाग में ये चीज आई है कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो आप तभी से उसके लिए काम करना शुरू करिए, होमवर्क करना शुरू करिए। आप देखिए जैसे हम लोग काम भी करते हैं, आप क्योंकि आपने क्वेश्चन की बात की कि आप लास्ट में लेने वाली थी बट यहीं कवर हो गया, तो मैं इसको यहीं थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगी
बिल्कुल। हाँ। कि जब आप कोई स्क्रिप्ट रीड करते हैं तो मान लीजिए आपको 3 पेजेस पढ़ने हैं, 10 पेजेस पढ़ने हैं, 20 पेजेस पढ़ने हैं, लेकिन अगर आपका स्टेमिना नहीं है उतना, आपको रीडिंग की आदत ही नहीं है, तो भले ही आप कितना भी अच्छा पढ़ते हो, आप शुरू जितनी एनर्जी के साथ करोगे, लास्ट में जाते जाते आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही आप कोई भी वीडियो सुनेंगे या ऑडियो पे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे शुरू में तो बड़ा धुआंधार बारिश के साथ ये आए थे और एंड में जाते जाते इनकी एनर्जी एकदम खत्म हो जाएगी। तो वो चीजें अगर आप चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट रहे आपके अंदर, बेटर है कि आप डेली लाउड रीडिंग करें, या डेली आप उसको रीड तो एटलीस्ट करें, किसी भी चीज को आप सुने, लोगों को सुनने वाला ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, जो आप अच्छा श्रोता होता है। जब तक हम दूसरों की चीजों को, दूसरों के एक्सपीरियंस को गेन नहीं करते हैं, एक्सपीरियंस उनका नहीं लेते हैं, जब तक उसने उनसे कुछ सीखते नहीं है, तब तक हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि इनसे बेस्ट मैं कर सकता हूँ, इनसे बेस्ट, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है उससे बेस्ट आप तब कर सकते हैं जब आप उस एक्सपीरियंस को भी समझ लेंगे, उसको भी सीख लेंगे, तो और अच्छा कर पाएंगे। तो कभी भी आंखें बंद करके जैसे भरा हुआ घड़ा, उसके अंदर आप कुछ भी डालेंगे तो नहीं डलेगा, बाहर गिर जाएगा। आप अपने आप को पहले से भरा बिल्कुल। हुआ ना समझे, आप खाली होके कहीं कुछ सीखने के लिए जाएं, उसके बाद समझें कि एक्चुअल में क्या फील्ड है, क्या उसकी बेसिक्स हैं, क्या उसकी टेक्निकलिटीज हैं, क्या कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या उसके अंदर स्कोप है, और कहाँ से आपको सीखने के लिए मिलता है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, होमवर्क क्या करना है, तो आप उसके अंदर अच्छा काम कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। ये बात आप सभी नोट कर लीजिए दर्शक। और आंगन टीम से एक रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट नहीं दिख रहे हैं, बस मैं अभी दूसरे से कमेंट देख रही हूँ, तो आप प्लीज कुछ क्वेश्चंस हैं उनको पिन कर दीजिए, क्योंकि लास्ट सेशन के कुछ मिनट्स जब बाकी रह जाएंगे तो मैं उन क्वेश्चंस को लूंगी। बाकी हमारे साथ जो भी मोहम्मद जावेद खान जी, गुलशन राजा जी, और अनिल शर्मा जी, भगत सिंह राणा, हिमाद जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं, उससे पहले थोड़ा सा कपिल शर्मा के स्टाइल में बोलना चाहूंगी कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं आप और इतना कुछ कर चुकी हैं, पर आपने कभी सोचा था कि आपको लक्ष्मी नेगी को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, और आज आपसे जुड़ के एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हुई हूँ। आपको मैं क्या बताऊं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लक्ष्मी जी के सामने ऐसे रूबरू होंगी, और ये वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, आपके लिए दिल से मैं थैंक यू बोलती हूँ। बस मजाक कर रही थी। थैंक यू सो मच, आपने इतना मान सम्मान रखा मेरा। तो बीबीसी में आप एज एन प्रोड्यूसर, एज एन कंसल्टेंट भी वर्क कर रही हैं, और आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं। तो हम जब भी कोई नया वर्क स्टार्ट करते हैं, या हम जब भी कुछ अवार्ड लेते हैं, तो सिर्फ मात्र अवार्ड ही लेने के लिए नहीं रह जाते, या फिर हम सिर्फ कोई नया वर्क जस्ट स्टार्ट करने के लिए नहीं करते। उस पे हमारा हार्ड वर्क होता है, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि हमारी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कितना हार्डवर्क हमको हर चीज के लिए करना पड़ता है? सिर्फ अवार्ड लेके घर पे रख देना इज नॉट इनफ। हमें जिस चीज के लिए अवार्ड मिल रहा है, शायद हमें उस पर और वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल, जब आप देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचना जितना मुश्किल होता है, वहां पे बने रहना उतना ही मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। और बने रहना, उसके बाद जो आपके बाद लोग आ रहे हैं या आपके साथ के लोग हैं, वो आपको कम्पीट भी करते हैं हर कदम पे। उनके साथ आप कैसे टक्कर लेते हैं, कैसे आप वहां पे उस जगह पे अपनी पहचान बना के रखते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। जब आपको अवार्ड मिलता है या आपको अप्रिसिएशन मिलता है, तो लोग आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी करने लगते हैं। आज से 10 साल करेक्ट। पहले मैंने जो चीज लिखी होगी, वो लोगों की एक्सपेक्टेशन मेरे साथ उतनी नहीं होगी, क्योंकि तब मुझे कोई नहीं जानता था। तब मुझे, अगर मैंने छोटी सी भी कोई पोइट्री लिख दी, तो लोगों को लगेगा अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा लिखा। लेकिन आज अगर किसी को ये लगता है कि भाई मैं बोलती हूँ कि मैंने पोइट्री लिखी है, या मैं लिखती हूँ, या मैं ऐसा कुछ काम कर रही हूँ, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस उस फील्ड से या उस काम से उतनी ही ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। अब क्योंकि इतनी जनता आपको देखती है, सुनती है, और ये आज के टाइम पे कुछ भी हिडन नहीं होता है। सब चीजें पब्लिकली सबके सामने होती हैं कि आपके पास क्या टैलेंट है, लोग खुद से देखते हैं और जज करते हैं। तो उतना ही चैलेंजिंग हर दिन आपके लिए होता चला जाता है कि आपने जो 10 साल पहले किया था, उस पे भी आपको अप्रिशिएट किया था लोगों ने, लेकिन आज 10 साल बाद आपको उससे कहीं ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा। और कभी कभी हो सकता है कि लोगों का आपको अप्रिसिएशन ना भी मिले, आपको कुछ नेगेटिविटी भी झेलनी पड़े, क्योंकि अब आपका जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जहां आपको सिर्फ 10 लोगों ने सुना था, 10 में से 8 ने तारीफ कर दी, आप खुश हो गए थे, अब आपको कम से कम लाखों लोग सुनते हैं, और उसमें से जरूरी हो जाता है कि 1000 लोग तो आपको हो सकता है नकार देंगे कि नहीं, ये नहीं अच्छा था।
तो आप उनको बुरा मत लीजिए, उनको नेगेटिव मत लीजिए, उनसे आप सीखिए कि मैं यहाँ पे कैसे इम्प्रूव करूँ और मैं अच्छा क्या कर सकती हूँ। और हर दिन चैलेंजिंग है, हर दिन सीखने के लिए कुछ नया है। तो जब आप अवार्ड्स ले लेते हैं, आप मान लीजिए कि कहीं पे आपको एज अ सोशल कॉज के लिए, आपको किसी काम के लिए कि आपने कुछ अच्छा किया, उसके लिए अप्रिसिएशन मिला, तो अब आप वहां रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आपकी लोगों के साथ और उम्मीदें जुड़ गई हैं और लोग आपसे और एक्सपेक्ट करते हैं। और जरूरी भी है कि अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं तो आप सिर्फ इसलिए नहीं काम करें कि आपने काम किया, पैसा लिया, अपनी जेब भरी, अपने घर बैठ गए। आप इसलिए भी काम करें कि बिल्कुल अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक अच्छे लेवल पे बैठे हैं, आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां हजारों लोग, लाखों लोग आपको जानते हैं या सुनते हैं या समझते हैं और आपकी बातों से इंस्पायर्ड हैं लोग और होते हैं। तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप कुछ तो अपना योगदान देश के लिए दीजिए, अपने काम के लिए दीजिए, आने वाले लोगों के लिए दीजिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है और जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जैसे जैसे आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते जाते हैं, आपके चैलेंजेस और बड़े होते हैं। जैसे कि आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं, तो उसमें जो आप एक फर्स्ट पड़ाव से आप गुजरते हो, तो सेकंड थोड़ा और टफ होता है, और ज्यादा चैलेंजिंग होता है। लेकिन आपको अंदर अंदर मजा भी आ रहा होता है कि आपने फर्स्ट पार किया, आप सेकंड पे पहुंच गए, सेकंड पार किया, थर्ड पे पहुंचे। ये खुशी भी देता है आपको। तो आप चैलेंजेस से वहां नहीं घबराते हैं, क्योंकि आपको मजा आ रहा है, आप उस खेल को एंजॉय कर रहे हो, आप एक के बाद एक स्टेप पे आगे जा रहे हो और आपको वो चैलेंजेस लेने में मजा आ रहा है। तो ये चीज आपके पैशन के साथ जब जुड़ जाती है या आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ती है, जब आप उसको एंजॉय करते हो उस चैलेंज को, तो आप और अच्छा करते जाते हो। मेरे साथ यही होता है कि मैं हर दिन के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ, उनको और एंजॉय करती हूँ कि अच्छा आज ये करने के लिए मिला, देखते हैं हम इसको कैसे कर पाते हैं। और तब मुझे और भी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। जहां से मैं गाइडेंस ले सकती हूँ वो लेती हूँ, जिनसे मैं सीख सकती हूँ सीखती हूँ। खाली घड़े की तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे वहां से कुछ और मिले सीखने के लिए। क्योंकि जब हम अपने आप को सुपीरियर दिखाना शुरू करते हैं तो लोग हमें बताना भी बंद कर देते हैं। लोगों को लगता है कि अच्छा तुम्हें बहुत घमंड है, तुम्हें बहुत पता है, तो ठीक है तुम अपने ज्ञान के साथ रहो, मत सीखो। लेकिन जब आप ईमानदारी से उनकी बातों को सुनते हो और एक्चुअल में समझते हो, मैं ये नहीं कहती कि सबकी बातें सुनो, सबकी बातों को एक्चुअल में ले लो, क्योंकि बहुत लोग आपको नेगेटिव करने के लिए भी आएंगे। वो ये भी कहेंगे कि नहीं नहीं अच्छा नहीं था। हो सकता है कि उनकी इंटेंशन ही गलत हो, वो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि वो आपको डाउन करना चाहते हैं। तो आप ईमानदारी से सबकी बातें सुनिए, फिर अपने आप को अंदर से फील करिए उस चीज को कि क्या वाकई यहाँ पे कोई कमी है। और अगर है तो आप उसे इम्प्रूव करिए, नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे लोग तो आपको कहीं ना कहीं मिलते ही रहेंगे। तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अगर आपको कोई चीज पॉजिटिविटी दे रही है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात आपने बोली कि हमें दुनिया में दोनों तरह के लोग मिलेंगे। कुछ हमें उठाने वाले भी मिलेंगे और शायद उससे ज़्यादा हमें गिराने वाले भी मिलेंगे। तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए और पॉजिटिविटी को हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना चाहिए और नेगेटिविटी को हमें धीरे-धीरे दूर करते रहना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इससे रिलेटेड बढ़ूँ। कमलनाथ ठाकुर जी कहते हैं प्लीज़ टेक माय नेम आल्सो। स्वागत है आपका कमलनाथ ठाकुर जी। मैं और रेखा जी दोनों ही आपका दिल से स्वागत करते हैं। जी मैं फिर वेलकम। से एक बार आंगन टीम से गुजारिश करना चाहूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज जो भी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम लेंगे इन क्वेश्चंस को लास्ट में, तो आप प्लीज इनको पिन कर दीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लास्ट सेशन के एंडिंग में ले पाऊं। तो जिस तरह आपने कहा कि आप बहुत सारी चीजों को हमें नेगेटिव पॉजिटिव सब देखना पड़ता है, सब चीजें करनी पड़ती हैं। आपने बताया कि आपको बचपन से किस तरह से लोगों घर वालों को मनाना पड़ा और आपने बेटियों का अलग कंसेप्ट भी पहले मुझे दिया था। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही मैं पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ गर्ल, लाइक बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज और जो भी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। लाइक हमें सुबह उठ के सारा घर को भी देखना होता है, देन वी हैव टू गो आउट, और कभी हमें ऐसा समय भी होता है कि रात रात भर भी हमें वर्क करना पड़ता है। तो आप इन चीजों को कैसे मैनेज करती हैं, प्रोफेशन, पैशन, और कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन दोनों को, फैमिली प्रोफेशन को मैनेज करते करते आप अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं वो कहीं ना कहीं दबाती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं? देखिए बिल्कुल होता है, क्योंकि कभी भी आपको 100 में से 100 चीजें नहीं मिलती हैं। कंप्लीटली आपको कभी भी लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। लेकिन आप ये सोचें कि आप अंबानी बन जाएंगे या आप बिल गेट्स बन जाएंगे या फिर आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जहां से आपने स्टार्ट किया है, आप जीरो से अगर शुरू हैं और अगर आप 10 तक भी पहुंच गए हैं, तो ये आपके लिए अचीवमेंट है। या आप जीरो से स्टार्ट किया भी अगर आपने, तो ये भी आपके लिए अचीवमेंट है। आप कभी भी ये सोच के हताश ना हो कि मुझे तो 100 ही चाहिए था और 100 नहीं मिला तो मैं
कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो फेलियर के साथ जी रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी आपने जहां से स्टार्ट किया वहां से आप कितनी दूरी तक चले हैं वो जरूरी होता है। और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है काम के साथ साथ। मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट है, वो हर चीज से मुझे संभालते हैं, भैया सिस्टर्स हैं, पापा हैं, हर लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। तो मुझे उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता। लेकिन जो गर्ल्स ऐसी होती हैं कि उन्हें फैमिली भी बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, हर चीज के लिए ध्यान देना पड़ता है, तो वहां उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। पर मैं हमेशा यही कहूंगी कि कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपके रास्ते में आ जाए, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा तराशा जाता है वो तभी हीरा बनता है, जितना ज्यादा चोट सहती है कोई पत्थर, तभी वो जाके मूर्ति बनता है। तो अगर आपके साथ इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मुसीबतें आ रही हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो समझ जाइए कि आपको बहुत ज्यादा भगवान निखारने के पीछे दौड़ रहा है, तो आप उतना ही बिल्कुल। ज्यादा करेंगे। अदरवाइज आपके पास अगर कोई चैलेंजेस ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो आप स्मूथ लाइफ जी रहे हो, तो आप कभी भी कुछ करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करते हो, ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ मजे में चल रही है, मुझे करना क्या है, खाना है, पीना है, पहनना है, घूमना है। तो आप कभी भी कुछ अचीव करने के लिए भागते ही नहीं हो। जब आपके साथ चैलेंजेस करेक्ट। जुड़ते हैं तभी आप हाथ पांव मारते हो, तभी आप जैसे तैरना सीखते हो कहते हैं। अगर आप घर में बैठे हुए हैं बेड के ऊपर, तो आप तैरना नहीं सीखेंगे, उसके लिए आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। आप ये मान के चलें कि वो चैलेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको तराशा जा रहा बिल्कुल आपने सही बात बोली है, क्योंकि हीरो को हम जब निकालते हैं, अब साइंस की तरफ ना चली जाऊं, कार्बन का फॉर्म होता है, बहुत ब्लैक कलर का होता है, उसे तराश तराश के है। चमकाया जाता है। तो उसके लिए भी बहुत वक्त लगता है, और जो एक्चुअल में जो जौहरी होता है वो ही हीरे को पहचान पाता है, ये हम सुनते हुए आए हैं। तो आपने बहुत सही बात बोली कि हमें अगर बहुत सारी चीजें इजिली मिल जाएं, सभी जो भी यूथ हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत एक्सपीरियंस लोग भी हैं, बट मेरा खुद का मानना है, और आरजे रेखा जी ने भी यही चीज कही है, कि अगर हमें बहुत चीजें आसानी से मिल जाती हैं तो हमें पता नहीं चलता उसका टेस्ट, जो मतलब बाकी जो चीजों का टेस्ट होता है हमें बिल्कुल। पता नहीं चलता। हर एक चीज में स्ट्रगल होगा, कुछ ना कुछ हमारे कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, कुछ ना कुछ चीजें होंगी, तभी हमें वो चीज जब हमें मिलती है तो उसकी जो फीलिंग होती है वो कुछ डिफरेंट ही होती है। राइट। जी तो बीच बीच में एक शेर अचानक दिमाग में आया, तो इजाजत चाहूंगी रेखा जी, अगर आपकी इजाजत हो बिल्कुल। तो बिल्कुल बोलूं, इरशाद। क्योंकि पतिदेव का इरशाद। भी फेवरेट है, सामने बैठे हैं तो सोचा बोल ही दूं। तो बिल्कुल। शिवा मित्तल हैं, एक दोस्त है मेरे, बहुत ही अच्छे शायर हैं, तो उन्होंने कहा था कि शायरी में रात को दिन और दिन को रात कहूंगा, शायरी में रात को दिन और दिन को रात कहूंगा, और जिस दिन तुझे ब्याहूंगा उसे पहली मुलाकात कहूंगा। और सुना है माँ पुकारती है बेटों को चांद कहकर, सुना है माँ पुकारती है बेटों को चांद कहकर, अरे मैं एक बाप हूँ अपनी बेटी को कयानात कहूंगा। तो आप बिल्कुल एक कयानात वाकई। हैं, जितनी भी बेटियां हैं सब एक कयानात हैं, अपने पापा के लिए, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने परिवार के लिए, और आगे ही बढ़ते रहिए हमेशा, सबसे यही गुजारिश है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ रेखा जी जाऊंगी। एक वर्ड आजकल बहुत चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइडल अटेम्प्ट, अभी पता नहीं हमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, नेपोटिज्म। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, स्पेशली मैं भी जानना चाहूंगी कि एक्चुअली व्हाट नेपोटिज्म इज। आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन करेंगी तो अच्छा, मतलब हमें उसकी ज्यादा अच्छा जानकारी मिलेगी। देखिए नेपोटिज्म को हम इस वक्त जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आसपास में, और ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है, मतलब शुरुआत से ही है, जब से ये जो भी हम इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुए हैं उनमें है। और सिर्फ ये बॉलीवुड में नहीं, ये हर फील्ड में है। क्योंकि देखिए अगर आप एक फील्ड में हैं और आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो भी उस फील्ड में जुड़े किसी तरह से, तो जहां पे भी आपकी अप्रोचेस हैं आप उसका फायदा उठाते हैं। ये हम पर्सनल लेवल पे भी सोचें सच्चे दिल से, तो हमें पता चलेगा कि हम खुद भी ऐसा करते हैं कहीं ना कहीं। हमें भी लगता है कि क्यों ना, अगर मैं एक फील्ड में हूं तो मैं अपने बच्चों को रास्ता दिखाऊं, मैं क्यों ना उस तरफ लेके चलूं उनको भी, क्यों ना मैं बताऊं। और अगर मुझे पता है कि मैं 10 बिल्कुल। स्टूडियोज में काम करती हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपने बच्चे को वहां इंट्रोड्यूस करूंगी, बिल्कुल करूंगी। तो ये देखिए हम किसी को भी ब्लेम करते हैं, वो बहुत गलत है। चाहे वो मैं यहाँ पे किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ, ना ही मुझे किसी के साथ कोई दोस्ती है, ना कोई दुश्मनी है, ना ही मैं सुशांत सिंह की फैन हूँ, ना ही मैं उनकी कोई एंटी पार्टी हूँ। लेकिन मैं दोनों तरफ से एक कॉमन बात करती हूँ, और वो ये है कि जब हम ये बोलते हैं कि कोई भी, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटीज हैं या कोई भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो किसी भी एक आर्टिस्ट को लॉन्च करते हैं, स्टार किड्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, उनको देखिए बहुत सारे फायदे भी होते हैं उस चीज से। उसका फायदा ये होता है कि अगर
एक बहुत नामी असामी है या बहुत नामी आर्टिस्ट हैं या कोई बहुत बड़े नामी सेलिब्रिटी हैं, तो अगर बाई चांस प्रोड्यूसर को कहीं कोई नुकसान होने का भी चांस होता है तो शायद वो उनको कंपनसेट कर देते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि बचपन से उन बच्चों ने वहाँ का माहौल देखा होता है, फिल्म इंडस्ट्री का, वहाँ का सेट्स का माहौल देखा होता है, तो उनके लिए वो चीजों को समझना थोड़ा और आसान हो जाता है। क्योंकि आज मैं यहाँ से उठ के जाऊंगी, मुझे वहाँ का शायद ए से बी भी नहीं पता होगा कि वहाँ पे कैसे रिएक्ट किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे टेक्निकल चीजों को हैंडल किया जाता है। पर क्योंकि वो बच्चे बचपन से घूम रहे होते हैं उस फील्ड में, उन्हें पता होता है, उनके लिए वो चीजें ज्यादा इजी हो जाती है। तो हर कोई रिस्क फैक्टर को कम करते हुए, मेहनत को कम करते हुए उन लोगों को चांस देता है। आज मैं लोगों से ये पूछना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि आपने जब ये बात छेड़ी है तो मैं इस पे थोड़ा सा अ, इस टॉपिक पे आती हूँ कि हम लोग खुद जो ये कहते हैं कि स्टार किड्स को लॉन्च किया जाता है, उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हीं को मूवीज दी जाती है, हम में से खुद कितने लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेके किसी नए आर्टिस्ट की मूवी को देखने के लिए जाते हैं। आज मैं अगर लॉन्च होती हूँ, मेरी कोई मूवी आती है, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो जाएंगे अपने 1,000 रुपए खर्च करके एक टिकट लेके कि जाएं, रेखा कोई है आर्टिस्ट, उनकी कोई मूवी लगी है, चलो देख के आते हैं। नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि कहीं 1,000 रुपया वेस्ट ना हो जाए, पता नहीं कैसा काम किया होगा। पर वहीं पे अगर कोई बड़े स्टार की मूवी आती है तो हम आंख बंद करके भी चले जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो हमारे फेवरेट हैं, या फिर उनका हमें पता है कि काम कैसा करते हैं, या फिर हमें ये पता है कि कोई स्टार किड है तो उनके फादर का हम फैन फॉलोइंग रही है और उनको लोग बहुत मानते हैं, हम बहुत मानते हैं, तो हम चले गए। क्योंकि वो ऑब्वियसली सारा अली खान है या श्रद्धा कपूर है, उन्हें पहली बार में ही हम लोग देखने के लिए जाते हैं। पर मुझे कोई देखने नहीं जाएगा। ये चीज हम लोग भी तो अपने लेवल पे कर रहे हैं। अब जब हम लोग ही अपना रिस्क नहीं लगाना चाहते, 1,000 रुपए का भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर क्यों किसी के ऊपर पैसा लगाएगा? ये चीज हम ही लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। हम भी, अगर छोटे छोटे स्टार भी आते हैं या कोई भी एक्टर नया काम करता है, तो हम उसको देखें, सराहें, अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि उसको निग्लेक्ट कर दें, या उसका बहुत प्रमोशन नहीं हुआ है मूवी का, उस पर पैसा उतना नहीं लगा है, तो हम उसके प्रमोशंस का हमें कुछ अंदाजा ही नहीं है, हम उनको देख ही नहीं रहे हैं, हम उनको सुन भी नहीं रहे हैं। पर जो इतना धुआंधार प्रमोशन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स मिल गए हैं उनको क्योंकि उनका नाम बहुत है, तो उनका ऑब्वियसली मार्केटिंग बहुत तगड़ी होगी। तो हम लोग उनको प्रेफरेंस देते हैं, हम उनके ऊपर पैसा भी खराब करते हैं, हम जाते भी हैं देखने, चाहे वो मूवी बाद में फ्लॉप हो, लेकिन हम एक बार तो गए, रिस्क तो हमने लिया। क्यों नहीं हम नए लोगों को करते हैं? आज सुशांत सिंह को जितने मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर यही चीज उसके जीते जी हुई होती, उतने स्टार फॉलोइंग मतलब लोगों उनको ने उनको पहले फॉलो किया होता, तो शायद हर कोई प्रोड्यूसर उनको अपनी मूवी लेना चाहता, बनाना चाहता उनको साथ लेके, क्योंकि उसे पता था कि इसको चाहने वाले बहुत लोग हैं, इससे मुझे पैसा निकल ही जाएगा, इससे मुझे 10 गुना पैसा मिलेगा। क्यों नहीं करते लोग? अगर आप जीते जी किसी को इतनी वैल्यू दे दें, तो उसे ये सब शायद स्टेप ना उठाना पड़े, या फिर कोई लोग उसके साथ उस तरह की गलत हरकत ना कर सके। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, कहीं ना कहीं कोई चीज तो ऐसी होगी। अगर यही रीजंस हैं कि उनको निगलेक्ट किया गया और या फिर किसी ने जानबूझ के उनको रास्ते से हटाया, तो हम लोगों को ये चीज सोचनी पड़ेगी। हम लोगों को एज अ दर्शक सपोर्ट करना पड़ेगा नए आर्टिस्ट लोगों को। अभी क्या होता है कि हमारी भी इंडस्ट्री में, जैसे वॉइसिंग की मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोगों का एक ढर्रा बना हुआ है कि सरकारी एड है तो भैया वो गिने चुने कुछ सरकारी नाम है, वही लोग आगे आएंगे, वही लोगों ने एक लॉबी बनाया है, उसी के अंदर से तू मुझे काम बता, मैं तुझे काम बताऊं। तीसरा अगर कोई आता है तो उनकी नजरें अजीब होती हैं कि ये कहाँ से आ गया, इसको हटाओ यहाँ से, क्योंकि उनकी अप्रोच बहुत है, उनकी जान पहचान बहुत है, उनको सब लोग जानते हैं, तो वो उसको कहेंगे अरे यार इसको मत बुलाना अगली बार से, हम है ना, मैं तुम्हें दूसरा आर्टिस्ट देता हूँ। ये चीजें होती हैं। तो आप क्यों किसी का रास्ता काटते हैं? आप अपने से काम से मतलब रखिए। अगर आप किसी को सपोर्ट कर भी रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको बदले में वो काम देता है, लेकिन आप, अगर कोई तीसरा बंदा आपके बीच में आ गया तो आप उसको धक्के मत मरवाइए, आप उसको हटवाइए मत। ये हर जगह होता है। लेकिन अगर आप इन लोगों से हट के, आप उस लॉबी को बिल्कुल नकार के, लात मार के, और आप अपना काम, अपना रास्ता बनाते हैं, आप इस राह नहीं तो उस राह से रास्ता निकालते हैं, आप कहीं से भी जाते हैं, आपको क्योंकि पता है कि आप काम जानते हैं, आपको स्कोप मालूम है कि कहाँ कहाँ है इस फील्ड का, और आप उसमें से कहीं से भी, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड मूवी नहीं मिली तो सीरियल्स नहीं है, सीरियल्स नहीं है तो शॉर्ट मूवीज नहीं है। जब आपके पास टैलेंट है तो प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, आप कहीं से भी लोगों को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। हम क्यों हमेशा ये सोचते हैं कि कोई बड़ा इंटरव्यूअर ही हमें कॉल करेगा तभी हम इंटरव्यू देने जाएंगे? क्यों? अगर हम, थोड़े बहुत भी लोग मुझे जानते हैं और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ इंटरव्यू के लिए जुड़ती हूँ जो उनको, शायद वो शुरुआत कर रहे हैं, जैसे मैं आंगन की बात करूँ, आंगन ने अभी शुरुआत की है, अगर मैं वहां पे उनको ये बोलूँ कि नहीं नहीं आपको तो भैया अभी कुछ ही लोग जुड़े हैं, मैं क्यों आपके साथ आऊँ, मेरी तो वैल्यू नहीं, तो ये चीज गलत है। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, जितना मैं अपने लेवल पे अपने से पीछे वालों को सपोर्ट कर सकती हूँ, उतना मुझसे आगे वालों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए।
एक दूसरे के साथ मिलके हम एक अच्छी चीज लोगों को, दर्शकों को दे सकते हैं, अच्छी चीज श्रोताओं को दे सकते हैं, अच्छाई फैला सकते हैं, पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, बजाय एक दूसरे को गिरा के, पायदान बना के, उनकी पीठ पे चढ़ के आप अपनी सक्सेस का रास्ता मत ढूंढिए। कोशिश करिए कि सबको साथ लेके चलिए। अगर आप किसी को गाइड कर देंगे तो आपको कुछ किस नहीं जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब लोग बुरे ही हैं, मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे बिना मतलब के गाइड किया, मुझे रास्ता दिखाया, मैं हमेशा उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और नए लोगों को भी अगर आपको कोई रास्ता दिखाता है तो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि आज आपको रास्ता लेना था तब तो आपने उनको चापलूसी की, आपने तारीफें की, आपने मक्खन लगाया, आप आगे बढ़ गए, और जैसे ही आपको रास्ता मिल गया आपने कहा कि अरे तुम कौन हो, हमने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं, या तुमसे थोड़ा सीखा, हमने तो खुद आता था हमें। ये चीजें बहुत करते हैं बच्चे आजकल। तो हमेशा रिस्पेक्ट करो, जब आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और जिसने आपको हेल्प किया अगली बार वो ये नहीं सोचेगा कि यार आज के बाद मैं किसी को हेल्प ही नहीं करूंगा, इसको हेल्प करके पछताया। ये चीजें जब आ जाती हैं तो लोग गलत हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि जिसने आपको सपोर्ट किया है आप उसको हमेशा थैंक्स करें, आप उसको हर प्लेटफॉर्म पे याद करें। तो वो लोग और आगे अच्छा काम करना चाहेंगे और लोगों को भी हेल्प करना चाहेंगे, और पॉजिटिव चीजों को जितना हो सके स्प्रेड करें, जितना हो सके पॉजिटिव चीजों की बात करें। क्योंकि अगर हम चारों तरफ नेगेटिविटी ही देखते रहेंगे, जैसे कि आज बहुत सारे न्यूज चैनल करते हैं, हर वक्त सिर्फ नेगेटिव न्यूज दिखाते हैं, यहाँ वो मर गया, यहाँ पे ये हो गया, कभी वो पॉजिटिविटी नहीं दिखाते कि किसी ने कुछ अच्छा भी किया। अगर वो चीजें दिखाएं तो शायद लोगों को पता चलेगा कि कुछ अच्छाई भी है इस दुनिया में, तभी दुनिया टिकी हुई है, वरना सब खत्म हो जाता। तो हमें क्योंकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां से लोग हमें सुनते हैं, तो ये हमारा ही फर्ज बनता है कि हम ऐसी चीजों को स्प्रेड करें। बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली कि एक्चुअली कहीं न कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ को लेकर, ऑडियंस कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोग अगर एकदम जैसे आपने बोला कि कल को हम ही चले जाएँ, तो हमें शायद कोई देखना पसंद ना करे, अपना 500 या 1000 रुपए खर्च पसंद ना करे, बल्कि जो स्टार किड है, तो वो नेपोटिज़्म तो कहीं न कहीं हमारे साइड से ही शो हो रहा है, तो हम उसका मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें पता है कि वो बहुत चमक-धमक वाली दुनिया है और वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, हमें टोटली ये बात भी नहीं पता है अभी क्या है। बट ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमें अपनी तरफ से, कहते हैं ना कि अच्छाई की शुरुआत जो चैरिटी होती है वो अपने घर से ही शुरू होती है, तो एटलीस्ट हम तो अपनी तरफ से ये कोशिश करें। हम आप सबसे यही गुजारिश अपने करूंगी। लेवल पे हम क्या कर बिल्कुल। रहे हैं, बिल्कुल। हम दूसरों को ब्लेम हाँ। हमेशा करते हैं कि हमने चार नाम ले लिए, हमने सबने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, हमने टारगेट करना शुरू कर दिया। कितने सारे लोग जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, जो फीमेल फेमस एक्टर्स हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो भाई आप भी तो गंदगी फैला रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आपने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया। बिल्कुल सही तो बात। कुछ अच्छा करिए ना, गंदगी को गंदगी से साफ करने की कोशिश मत करिए, आप कोशिश करिए कि उसको आप अच्छाई में कैसे बदलें। आपको अगर लगता है कि उन्होंने उनको निग्लेक्ट किया है तो अब आप ये करिए कि आप अगली बार कोई नया आर्टिस्ट अगर मूवी लेके आए तो आप उसकी मूवी देखने जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो हम सब यही चाहेंगे कि कोई भी नया आर्टिस्ट होता है, उसे भी मौका मिलना चाहिए। क्या पता वो पुरानों से भी अच्छा करे, क्या पता उसे हम कुछ चीज़ें बताएँ या ऑडियंस कुछ चीज़ दे, पॉज़िटिव, नेगेटिव जो भी उसे चीज़ें बताएँ, वो आगे इम्प्रूव करके और अच्छा उस पे करे। तो यहीं से एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया है कि क्या आपको कभी नेपोटिज्म के थ्रू होकर गुजरना पड़ा है इस फील्ड में भी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है और 15-13 सालों का 13 से 15 सालों का आपका स्ट्रगल रहा है, 13 से 15 साल आपने इस फील्ड में काम किया है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको भी इन चीजों के थ्रू होकर गुजरना पड़ा? अ, बिल्कुल होता है, और क्योंकि मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अगर मैं ऐसा कहती भी हूँ तो इसका मतलब मैं साफ झूठ बोल रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। नेपोटिज्म कहो उसको या फिर दोस्ती यारी की बात कह लो लोगों की कि नहीं यार मेरा फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था, ऐसी चीजें मैंने भी फेस की हैं। लेकिन मैं उनसे हताश नहीं होती हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा दायरा सिर्फ इतना ही है, तुम इस दायरे में काम करो, मेरा दायरा बहुत बड़ा होने वाला है, मैं इधर नहीं तो कहीं और काम करती हूँ। और मैं करती हूँ, मेरा काम रुकता नहीं है। चलिए 10 चीजों में से आपको 10 नहीं मिलेंगी, लेकिन 7 तो मिलेंगी, 6 तो मिलेंगी, 5 तो मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात की एक कला की जो फील्ड होती है, या जो भी आपका काम होता है, वो काम आपको आगे लेके जाता है। आप किसी के अप्रोच से 4 दिन आप रास्ता बना सकते हो, आप उस कुर्सी तक पहुंच सकते हो, लेकिन फाइनली आपका काम ही बोलेगा। अब मेरी आवाज अगर अच्छी नहीं है तो मैं भले ही अप्रोच से आरजे तो बन जाऊंगी, लेकिन मेरे शोज लोगों को तभी पसंद आएंगे जब मेरे पास टैलेंट होगा। मैं भले ही उस कुर्सी पे तो बैठ जाऊंगी, लेकिन लोगों की फैन फॉलोइंग मुझे तब मिलेगी जब मेरे काम में दम होगा, जब मैं काम अच्छा कर रही होंगी। वरना बेशक मैं कुर्सी लेके बैठी हूँ, फिर अब मैं कितने लोगों को ऐसे जानती हूँ जो कि शो की तैयारी भी ऐसे करते हैं कि यार
10 गाने बजाने का टाइम है तो चलो एक गाना शुरू में बजा देंगे, एक लास्ट में बजा देंगे, एक बीच में बजा देंगे, फिर एक ऐड बजा देंगे, फिर एक ये कर वो ये करते हैं। आप अपने प्रोग्राम को तैयार करिए कि आप उसमें कंटेंट क्या देंगे, आप इन्फॉर्मेशन क्या देंगे, आप क्या लेके आ रहे हैं अपने प्रोग्राम में, क्या परोसेंगे लोगों को, क्या क्या उनको अच्छी चीज उस प्रोग्राम के माध्यम से पहुंचाने वाले हैं। जब लोगों को ये अपने आप डिफरेंस दिखाई देता है कि आपने सिर्फ क्योंकि आप आपके कोई फादर वहां पे बैठे थे, आप इसलिए वहां पे पहुंचे हैं और आप उसका फायदा उठा रहे हैं, आप काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपको पैसा कमाना है, आपको वो कुर्सी पे बैठे रहना है, बने रहना है, तो वो लोगों को नजर आता है। ऐसा नहीं है, आप कहीं पे भी देखिए, आपका काम अगर अच्छा है तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको इतने सारे व्यूज मिलते हैं, यूट्यूब पे मिलते हैं और कहीं मिलते हैं। अच्छी चीजें, भले ही बुरी चीजों को भी व्यूज मिलते होंगे, लेकिन अच्छी चीजें दबी नहीं रह जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी लोग पसंद करते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी वो सामने जरूर आती हैं और लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसको और अच्छा करने की जरूरत है। तो नेपोटिज्म मुझे भी फेस करना पड़ा है, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन मैं उस एरिया से हट जाती हूँ कि बेटर है कि मैं उस लॉबी को ही छोड़ दूं, वहां पे उन्हीं लोगों को रहने दूं, क्योंकि वो फिर उसी दायरे में रहते हैं, वो उससे आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। उन्होंने जो एक अपना दायरा बनाया है वो उसी में रहेंगे और वो उसी तरह का काम करेंगे। लेकिन जो आपकी आवाज अच्छी है तो बहुत सारे लोग आपकी आवाज के भरोसे पे आपको आते हैं, काम देते हैं, और मुझे देते हैं लोग। तो मुझे कभी ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, जो शुरुआत में हुई भी। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आपका काम अच्छा है तो आपको वो आगे लेके ही जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली कि पॉइंट टू बी नोटेड कि टैलेंट मैटर्स। आपका टैलेंट क्या है? चापलूसी करके आप 2 दिन, 4 दिन, महीना, 1 साल शायद कहीं न कहीं किसी न किसी भी फील्ड में काम कर लेंगे, बट लास्ट एट लास्ट आपका टैलेंट ही काम आएगा। बहुत ही अच्छी बात बोली रेखा जी ने। बहुत सीरियस हो गया। मैं 1 सेकंड का पानी का ब्रेक लेना चाहूँगी क्योंकि आपको बोलने की आदत है, मुझे इतनी आदत नहीं है। थैंक यू सो नहीं, मच। मैं भी पी लेती हूँ अगर आप पानी पी रहे हो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो। यही फायदा होता है ना आरजे की फील्ड के लिए कि आप पर्दे के पीछे पानी पीजिए, खाना खाइए, तो आपको उतना टेंशन नहीं होता हाँ, है। ये पर्दे के बहुत सामने सही है। आपको चीजें कभी कभी, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी चीजें हैं, इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे हो, कोई वैसे आपको पानी पीने से मना नहीं कर हाँ, सकता है। नहीं वैसे भी अगर हम स्टूडियो में होते और कहीं पे भी अगर इंटरव्यू ले रहे होते, मतलब एक दो फिजिकली हम एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते तो डेफिनेटली चाय पानी सब कुछ होता। बट बहुत ही अच्छा माध्यम बिल्कुल। है। मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिल्ली अभी भी जुड़ी हुई हूँ, कुछ समय पहले शिफ्ट हुई हूँ, बट अभी भी आरजे रेखा जी जो है दिल्ली से बिलोंग करती हैं। तो फेसबुक या कोई भी जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया हुआ है कि हम मतलब इस कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो थैंक यू सो बिल्कुल। मच, हम दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। एक बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। सीरियस चीजें हो गई हैं, तो एक क्वेश्चन आता है भाई, मतलब अगर मुझे कोई बोलता कि आपको टाइटल देना है तो मेरे को पहले तो बहुत कंफ्यूजन होती, बट एक टाइटल मेरे दिमाग में आता, ब्यूटी विद ब्रेन, राइट। और वॉइस तो माशाल्लाह आपको ऊपर वाले ने पता नहीं इतनी सारी चीजों से नवाजा है, बहुत सारी। तो कुछ टिप्स अगर हमें भी दी जाए कि भाई थोड़ा खूबसूरत हम भी लगे, थोड़ा लोग हमें भी पसंद करें और थोड़ी आवाज हमारी भी अच्छी हो, तो कुछ टिप्स आपसे देखिए, लेना चाहेंगे उस बारे में। हर इंसान खूबसूरत है, क्योंकि हम अगर अपने आप को खूबसूरत नहीं कहते हैं या किसी को भी खूबसूरत नहीं कहते हैं तो वो हम अपनी या किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की क्रिएशन की इंसल्ट कर रहे हैं। तो बेटर है कि हर चीज जो भी जैसी है वो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, उसको हम स्वीकार करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। आवाज की बात आपने की, तो आवाज के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप, मैं जो करती हूँ अपने लिए, मैं ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मैं कभी भी ठंडे पानी को टच भी नहीं करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ। पहले पीती थी, लेकिन अब जब इस प्रोफेशन में पूरी तरह से लगी हूँ तो फिर मैं अपना थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। हरी मिर्च मुझे बहुत पसंद है, वो मैं बहुत खाती हूँ। मुझे नहीं पता उसका क्या फायदा होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्च, बहुत वैसे देखा जाए तो काफी सेहत के लिए भी अच्छी होती है वो। और जहां तक हो सके खट्टा चीजें जैसे इमली हुआ, अमचूर हुआ, ये इस तरह की चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। लाउड चिल्लाना, चीखना, बोलना, उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ये आपकी आवाज को खराब करते हैं। तो जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं वो अपनी आवाज के ऊपर इतना काम करें। और उसके अलावा आप ब्रीदिंग के लिए, कि आपका बहुत सारा अगर आपको रीड करना है या रिकॉर्ड करना है तो आपका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो, आपका सांस ना फूले, आपको एनर्जी लेवल कम ना लगे, आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। आप ये ध्यान रखें कि
कितना आप रीडिंग के लिए सक्षम हैं, आप कितना रीड कर सकते हैं, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। जब आप रेगुलर उसको आदत में बनाते हैं, आप बहुत अच्छे से खूब लाउड रीडिंग करते हैं, और अपना इसको स्टेमिना बिल्डअप करना कहते हैं कि आप एक दिन एक पेज पढ़ेंगे, उसमें थक जाएंगे, दूसरे दिन आप 2 पढ़ पाएंगे, 3 पढ़ पाएंगे, धीरे धीरे आप उस पर इम्प्रूव करेंगे। तो आप रीडिंग को आप कोशिश करिए कि लाउड रीडिंग करें, ताकि आप उसकी चीजों को और ज्यादा इम्प्रूव हो सके, वो आप और ज्यादा मेहनत के साथ, या आपका सांस ना भूले, आप अच्छे से कर सकें। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। नींद आप अच्छी लें, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो वो भी भारीपन आपकी आवाज में आ जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आप उतनी एनर्जी के साथ नहीं बोल पाते हैं। और एक सबसे जरूरी टिप जो मुझे लगता है कि आप जब भी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी स्क्रिप्ट पे आप बात कर रहे हैं, या किसी भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, उस टॉपिक की जो एक फील होता है, आप उसको जरूर समझें। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि मुझे कहीं पे कोई सैड मोमेंट है, मुझे किसी ऐसी बात पे बात करना है कि मैं किसी के डेथ की बात कर रही हूँ, या किसी दुखी इवेंट की, किसी चीज की बात कर रही हूँ, किसी टॉपिक की, तो मुझे वहां पे अपने फेस पे वो एक्सप्रेशन लाना चाहिए, तभी वो मेरी आवाज में आएगा। अगर मैं वहां पे स्माइल कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मेरी आवाज में शायद दर्द छलकेगा, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं उल्टा इसका, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप कहीं कोई ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जहाँ पे आपके मुंह पे स्माइल होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल हंसते हुए बोलिए। अब मेरे लिसनर्स मुझे सुनते हैं तो कई बार बोलते बिल्कुल। हैं, रेखा जी आप हंसते रहते हो क्या? तो मैं एक्चुअल में हंसती हूँ। जब मैं बात करती हूँ तो मैं स्माइल कर रही होती हूँ, तो वो मेरे आवाज में आता है। वो खनक, वो चीज तभी आएगी जब आप एक्चुअली में स्माइल कर रहे हो। वो आर्टिफिशियलनेस नहीं लगेगी कि आपने हंसा तो भी नकली हंसी हंस दिया, या एक्चुअल में अगर आपके स्क्रिप्ट में वहां हंसने की जरूरत है तो आप हंसिए, आपको स्माइल करने की जरूरत है तो स्माइल करिए, आपको दुखी होने की जरूरत है तो दुखी होइए। जब आप हर चीज को फील करते हैं, जब आप स्क्रिप्ट में पूरी तरह से घुस जाते हैं, या उस स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तब आप अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी होना तो गॉड गिफ्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आपका अंदाज आपको और अलग करता है सबसे। और वो तभी आता है जब आप स्क्रिप्ट को समझते हैं। हर चीज को, हर एक चीज को आप एक ही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली कि जब भी आप किसी भी वर्क को कर रहे हो तो पहले उसे समझिए, उस पे होमवर्क कीजिए, और जब भी किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो डेडिकेट होके जाइए उस फील्ड के लिए। आप डेडिकेट रहेंगे, जैसे आपने कहा कि आप गर्म पानी पीती हैं, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीती हैं, हम्म। मिर्ची खाती हैं, मुझे मेरे बस की नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी अच्छा लगा मुझे ये कंसेप्ट कि आपको पसंद है और आप मिर्ची खाती हैं। बहुत सारी चीजें आपने बताई। तो जिसको भी आरजे बनना है, जिसको भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, प्लीज रेखा जी को पक्का सुनिए और इस बात को ध्यान में प्लीज रखिए। मिर्ची वैसे मैं बन जबरदस्ती, सकती हूँ? मिर्ची जबरदस्ती मत खाइएगा, मिर्ची जबरदस्ती मत खाइएगा। वरना ओके। मुझे गालियां देंगे कि रेखा जी ने हमें ये नुस्खा बताया था और हमने इसलिए ऐसा किया। तो मिर्च बिल्कुल। खाना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आप इतना जरूर करिए कि अगर आप वॉइस इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं तो प्लीज ठंडा बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठंडा पानी तो बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि आपके वोकल कोर्ड्स के लिए वो जहर है। वो आप बिल्कुल मत पीजिए। और आप कुछ कह रही थी कि आप आरजे बनना चाहती हैं? नहीं, मैंने ये कहा कि मैं कर सकती हूँ क्या? मेरी आवाज में वो दम है, मैं जस्ट ऐसे पूछ रही हूँ आपसे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब अभी अगर हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं तो वो जरूर बताएंगे कि हाँ, लक्ष्मी की आवाज रेखा से शायद अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। आप कर सकती हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी, थैंक यू सो मच। अब एक दो ऑडियंस की क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। मैं कुछ दो चार क्वेश्चंस और लास्ट में पूछूंगी, उससे पहले मैं ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगी। अनिल शर्मा जी का हमारे सामने क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि व्हाट आर थिंकिंग अबाउट रेडियो, टीवी, म्यूजिक इंडस्ट्री व्हेन डिजिटलाइज्ड challenges are coming? देखिए, तो हम क्योंकि क्या अभी सोचते क्या हैं? हो गया। हाँ, हम्म। बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, ये जी, इनका मैं क्वेश्चन यही था। कह रही थी कि जैसा कि अभी आजकल सब कुछ बहुत ज्यादा डिजिटल भी हो गया है हर चीज में। अभी आप देखिए कि हर चीज ऑनलाइन है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जो पहले था कि रेडियो के लिए आपको एक बॉक्स होता था बहुत भारी सा, उसके सामने ही आपको बैठना पड़ता था। आज आप अपनी मुट्ठी में लेके घूमते हैं रेडियो और टीवी, यूट्यूब, हर चीज। तो ये बहुत अच्छा है, और इसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत ज्यादा स्कोप भी मिला है, बहुत ज्यादा एक बड़ा दायरा हो गया है, बहुत फायदा हुआ है इस चीज का कि हर कोई अपना टैलेंट दिखा सकता है। वरना एक टाइम होता था कि लोगों को अगर ऑल इंडिया रेडियो ने नकार दिया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या लोगों ने अगर कहीं फिल्मों में ट्राई किया और आपको 3-4 डायरेक्टर्स लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज आप अपने हाथ में टीवी लेके चलते हैं, आप खुद के डायरेक्टर हैं, आप खुद प्रोड्यूसर हैं, आप कुछ अच्छा प्रोड्यूस करिए और आप उसको पब्लिक कीजिए।
तो ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है या जो बहुत ज्यादा चीजें ऑनलाइन हो गई है, हर चीज, ये बहुत इजी एक्सेस भी हुआ है लोगों के लिए भी और आर्टिस्ट लोगों के लिए भी कि वो अपने काम को उतना इजीली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। हाँ, तो मीडिया कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो टैलेंट कहीं न कहीं हमारा अंदर छुपा हुआ था, उस टैलेंट को हम सबके सामने इसके थ्रू लेकर आ सकते हैं। बहुत ही सही बात आपने कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद जावेद खान जी का, कि पहला प्रोग्राम आपने कहाँ किया था मैम और आपको कैसे ब्रेक मिला? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है जावेद जी, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था रेडियो के लिए, मैंने पहली बार जब ऑडिशन दिया तो मैं सच बताऊं तो मैं पास नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत टफ ऑडिशन होता है और ओके। इतना आसान नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, हजारों की तादाद में ऑडिशंस के लिए फॉर्म्स आते हैं वहाँ पर। और उनमें से अगर आप कुछ चुनिंदा लोगों में शामिल होते हैं तो ये बहुत मेहनत की और बहुत किस्मत की बात कह सकते हैं, और क्वालिटी भी आपके पास होना ही चाहिए। जब मैंने ऑडिशन दिया था, पहली बार मैं नहीं क्लियर हुई थी, लेकिन सेकंड टाइम में जब मैंने फिर से कोशिश की, क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक बार मैं गई, हाँ, मुझे वहां नहीं का होती। माहौल पता चला, मैंने देखा कि एक्चुअली में ऑडिशन क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि मेरे लिए वो चीज बिल्कुल नई थी, मुझे नहीं पता था कि वहां पर जाके मुझे किसको फेस करना है, क्या करना क्या है। सिर्फ मैं गई थी आंख बंद करके, मुझे ए से बी नहीं पता था इस फील्ड का। और जब मैंने जाके वहां का सब चीजें सीखी, समझी, देखी, तो पहली बार भले मैं फेल हुई, लेकिन सेकंड टाइम के लिए मुझे वो चीजें हेल्पफुल रही। मैंने सेकंड टाइम उसके लिए और तैयारी की, और मुझे अब पता था कि किस टाइप का ऑडिशन होता है, क्या चीजें रहती हैं, तो मैंने उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किया। फिर सेकंड टाइम में जब मैंने ऑडिशन दिया, तो मुझे याद है कि ये कहा गया था ऑडिशन के लिए कि आपको हम 1 हफ्ते के बाद इन्फॉर्म करेंगे जो लोग सिलेक्ट होंगे। और मुझे अभी, मैं घर भी नहीं पहुंची थी कि रास्ते में ही मेरे पास कॉल आ गया था, मतलब मेरे घर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था वहां से। तो जैसे ही मैं घर पे अभी पहुंचने ही वाली थी, मतलब मैंने एंटर भी नहीं किया था कि मेरे पास फोन आया कि रेखा आप सिलेक्टेड हो। तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, और उसका रीजन ये था कि उन्होंने, क्योंकि ये बोला था कि 1 हफ्ते के बाद हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और इतनी जल्दी कॉल आ जाना, तो मुझे लगा किसी फ्रेंड ने शायद मुझसे मजाक किया है कि आप सिलेक्ट हो गई हैं। तो मैंने एक बार डाउट में पूछा कि मैम, आप सच में ऑल इंडिया रेडियो से ही बोल रहे हैं? कहते क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आप सिलेक्ट हो गई हो? तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे यकीन था कि मुझे सिलेक्ट होना है, क्योंकि मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था, मुझे खुद को पता चल रहा था, अपने आप से फील हो जाता है कि आपने बहुत अच्छा किया है, आप कहीं अटके नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने हर चीज को फील के साथ पढ़ा। और जब आपने पहली बार, मैंने जैसे ही बोला था, फर्स्ट जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, तो जो भी इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने मुझे ये चीज बोली, वो मुझे नहीं देख पा रहे थे, मैं उनको नहीं देख पा रही थी, क्योंकि एक कर्टन होता है, सिर्फ वो आवाज सुनते हैं और मैं उनकी आवाज सुनती हूँ। उन्होंने मुझे सुनते ही कहा कि रेखा, आप कहीं पे प्रोग्राम कर रही हैं, ऐसा लगता है पहले से कहीं करती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, मैंने नहीं किया। और ये उनके लिए भी शॉकिंग था कि आप इतना अच्छा बोल रही हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और आप काम करती हैं। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, और उसी से मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। मैंने पढ़ा भी अच्छे से था, बहुत सारी चीजें थी, टंग ट्विस्टर्स थे, वर्ड्स थे, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब बहुत अच्छे से किया। और जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि आप वाकई वहीं से बोल रही हैं, तो उनका यही जवाब था कि क्यों, तुम्हें यकीन नहीं था कि सेलेक्ट हो जाओगी? मैंने कहा नहीं, मुझे यकीन था, पर आपने इतनी जल्दी कॉल कर दिया, क्योंकि आपने कहा था 1 हफ्ते के बाद बताएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जो बेस्ट थे हमारी नजर में, जो सबसे बेस्ट थे, उनको हमने अभी हाथों हाथ फोन कर दिया है कि आप तो सिलेक्टेड हैं ही, और जिन पे हमें सोचना है हम उनको सोचेंगे बाद में। तो उस टाइम पे करीब 1500 या 2000 लोगों ने शायद ऑडिशन के लिए फॉर्म दिए थे, और उसमें से हम लोग शायद मुश्किल से 10 के करीब लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से एक बॉय था, बाकी सब गर्ल्स थी। तो ये बहुत, मतलब अपने अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग थी। जैसे ही मैंने ये चीज सुनी, मैं मतलब एक एक फुट ऊपर कूद रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि वाओ, वो चीज जिसके लिए मैं इतने सालों से मतलब एक दिमाग में लेके चल रही थी कि मुझे पहुंचना है, आज मैं पहुंच गई हूँ। बहुत मजा आया था। और जिस दिन पहला शो किया था, उस दिन मेरे हाथ बहुत, मतलब सीट पे बैठते ही मैं बुरी तरह से कांप रही थी पहली बार में, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, और आप जो भी बोलेंगे वो एकदम ऑन एयर जा रहा है, पता नहीं कोई गलती ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, वो एक नर्वसनेस थी। जैसे ही मैंने फर्स्ट ओपनिंग की और अपना फर्स्ट सॉन्ग सॉन्ग प्ले किया, उसके बाद जो मुझे राहत मिली और इतना अच्छा मैंने फील किया कि यार, मैं आज ऑन एयर हो गई हूँ। और इतना मजा आया। घर पे मेरे भाई ने उस टाइम पे रिकॉर्डिंग के लिए, हमारे पास फोन्स में रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो भाई ने कैसेट लगा के घर के अंदर मुझे ऑन एयर से रिकॉर्ड किया था, वहां से फोन अपने किसी सेट पे सुनते हुए। और वो कैसेट आज भी शायद मेरे पास कहीं पे रखा होगा। और यकीनन उस टाइम पे बहुत सारी कमियां थी, पहली बार जब आप शो करते हैं तो कमियां रहती हैं,
लेकिन धीरे धीरे जो फर्स्ट शो जब मैंने खत्म किया, उसके बाद जो मेरे पास कॉन्फिडेंस आया मुझे, हालांकि आज भी मैं जब ऑन एयर जाती हूँ तो स्टार्टिंग में दिल धक 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 होता है कि अब आप ऑन एयर जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसके लिए रिलैक्स हो जाते हो, आप अच्छे से काम करते हो, मजा आता है, और वो होना भी जरूरी है, तभी आप कॉन्शियस रहते हो अपने काम को लेके, आप उसके लिए और मेहनत करते हो और अच्छे से करते हो। आज भी मुझे उतना ही मजा आता है जितना पहली बार आया था। मैंने करीब 13 साल पहले पहला शो किया था, और बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है वो, मैं आज तक नहीं भूलती हूँ, बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा लगा सुन के, और यही 3 वर्ड मेरे दिमाग में फिर आए हैं कि जब भी आप किसी भी काम को करती हैं, प्रोफेशनली करती हैं या अपने पैशन के लिए करती हैं, तो 3 चीजें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। पेशेंस, जो आपने रखा, पहली बार आप सेलेक्ट नहीं हुई तो आपके अंदर पेशेंस था, आपको पता था कि मैं इस चीज को कर पाऊंगी, तो वो पेशेंस, बिल्कुल। एक वो स्ट्रगल, और तीसरी चीज कंसिस्टेंसी। हमारा जो वर्क है वो कंसिस्टेंस होना चाहिए। मैं आपके मतलब एक नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी। तो हम कहते हैं ना, जिंदगी अप एंड डाउन का नाम है, स्ट्रगल का नाम है, इसे हर हाल में निभाना होगा। बहुत सारे गाने भी बने हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल का हो क्या हो किसने जाना। तो आरजे रेखा जी से एक्चुअली मैं ये जानना चाहूंगी कि जिंदगी शब्द के बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअल में जिंदगी है क्या? मेरी नजर में जिंदगी है सोच से लेके सक्सेस तक का रास्ता, एक जर्नी। वो कैसे कि जब आप कोई काम करने के बारे में सोचते हैं, तो समझ लीजिए कि वहीं से एक्चुअल में आपका वो रास्ता शुरू हो गया, वो लाइफ शुरू हो गई। एक छोटा सा बच्चा सोचता है कि मुझे अपनी मम्मी को बुलाना है, मुझे भूख लगी है, कैसे मैं बुलाऊं, तो वो चिल्लाता है, रोता है, जोर जोर से चीखे मारता है। जैसे ही उसकी मम्मी आके उसे खाना देती है तो वो खुश हो जाता है कि हाँ, उसके लिए वही सोच थी, और वहीं से उसने वो सक्सेस हासिल की। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में भी करते हैं, जब हमें कुछ करना होता है तो हम शुरुआत करते हैं सोच के साथ कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है, और लास्ट में जब हम उसे अचीव करते हैं तो वो हमारी सक्सेस होती है। लेकिन उसके बीच में कुछ लोग रास्ते में ही अपना जर्नी को स्टॉप कर देते हैं, किसी भी रीजन से वो हार जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर लाइफ उनके पास उतनी नहीं होती है, या कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट का मतलब सिर्फ यही है कि मैंने सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की पकड़ ली तो मैं सक्सेसफुल हूँ, या मैंने जो बीच में किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जो भी हम हर दिन, आज मैं जो हूँ, आज से 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, साल बाद, 10 साल बाद जो मैं रहूंगी, कुछ ना कुछ इम्प्रूव भी करूंगी, सबको पता है। तो वो जो मैंने अचीव किया वो मेरा सक्सेस है। मैंने आज के कंपैरेटिवली कल अगर कुछ अच्छा किया, या इस बीच में जो मैंने अच्छा किया, जो मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, वो मेरे लिए सक्सेस है। मैंने हर दिन कुछ नया सीखा, वो मेरे लिए सक्सेस है। तो सबसे पहली बात कि मैं क्या मेरा थॉट है, मैं क्या करना चाहती हूँ, वो शुरुआत मैं जिस दिन कर लेती हूँ, मेरी जर्नी वहीं से शुरू हो गई। और उसके बाद जब मैं उसके लिए काम करना शुरू कर रही हूँ तो मैं हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ सक्सीड कर रही हूँ, कुछ ना कुछ आगे बढ़ रही हूँ। ये लाइफ है। इसमें आपको फेलियर्स भी आएंगे, इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, आपको कोई ना कोई रोकने वाला भी मिलेगा, कोई गिराने वाला भी मिलेगा, कोई आपको सहारा देके आगे ले जाने वाला भी मिलेगा। हर चीज को फेस करते हुए जब आप इस जर्नी को कंप्लीट करते हो, दैट इज लाइफ। करेक्ट। जिंदगी सीखने का नाम है, अगर मैं बोलना चाहूँ आपका पूरा कंक्लूजन निकाल के, कि आज जो आपने सीखा, आपने जो अचीव किया, कल वो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। और सिर्फ जहां पे सीख रहे हैं हमें वहीं पर नहीं रुकना है, हमें सीखते जाना है। मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी, उससे पहले मैं दिल से आरजे रेखा जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभी जस्ट कमेंट पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी अच्छी सी स्माइल मेरे फेस पे आ रही थी, क्योंकि आप तो तारीफ डिजर्व करते ही करते हो, लोगों ने मेरी भी बड़ी तारीफ करी है, तो सबको दिल से बहुत मोहब्बत। और आपकी वजह से एक्चुअली मुझे इतना कुछ, इतना सुंदर सुंदर तारीफ सुनने को मिल रहा है। तो आपको दिल से बहुत मोहब्बत, बहुत बहुत नहीं थैंक यू, नहीं, वो आप मेरी डिजर्व तरफ करते से, हो आंगन टीम की लक्ष्य। तरफ से तो करूंगी। नहीं, आप बिल्कुल डिजर्व करते हो, आप बहुत अच्छे से मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी तभी मजा आता है जब सामने से एंकर बहुत अच्छा हो, क्वेश्चन करने वाला बहुत अच्छा हो, वो क्वेश्चंस उस तरह के निकाल के लाए जिनको आंसर करने में मजा आए। तो आप वाकई डिजर्व करते हैं तारीफ। थैंक यू सो मच। और मैं भी अभी और कोशिश करूंगी कि इम्प्रूव करते रहो, और आपसे बात करती रहूंगी, ताकि मुझे भी पता चले कि चीजें धीरे धीरे कैसे इम्प्रूव करनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने अंदाज में आपको बस आंगन की ऑडियंस को थैंक यू बोलना, और एक बहुत जो फील्ड जिससे मैं भी थोड़ा बहुत रिलेट करती हूँ, साहित्य का फील्ड, मैंने सुना है आप उसमें भी हैं, आप
मल्टी टैलेंटेड हैं। मैंने अभी एक कमेंट भी पढ़ा था कि माने कि रेखा जी सच में बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। तो साहित्य की इस दुनिया से इस जो है आप थोड़ा सा रूबरू कराइए, मतलब आपकी एक कविता सुनना तो लास्ट में बनता ही है और आपके अंदाज में एक थैंक यू तो आंगन के दर्शकों को बनता ही है। बिल्कुल, आपने मुझे कहा है, मेरे एक कहते हैं ना कि कवि के अंदर एक कविता उछाल मारती रहती है हमेशा, और बोलने वाले के अंदर कुछ ना कुछ दबा रहता है, हर वक्त उसको बोलने का मौका चाहिए होता है। तो मैं, क्योंकि छोटा मोटा जो भी लिखती हूँ, साहित्य का बहुत अच्छा बैकग्राउंड मेरा नहीं रहा है, मैं उतना ज्यादा साहित्य के बारे में ये भी नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, जितना भी मैंने सीखा है, मैं सिर्फ अपने भावों को कागज पे उतारती हूँ। जो भी मैं फील करती हूँ, जो मुझे आसपास कहीं कुछ नजर आता है, कोशिश करती हूँ उससे जोड़ूं, और कहीं न कहीं लगता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ किसी तरीके से, या किसी के दिल की बात मैं समझा पाऊँ। बहुत सारे लोगों की मन की स्थिति ऐसी होती है कभी-कभी, जो हम लोग भले ही फेस ना करें, लेकिन उसको समझ पाना सबके लिए आसान नहीं होता। तो मैं कभी-कभी सीरियल्स देखती हूँ, कभी कोई गलती से, या कोई मूवी देख रही हूँ, तो उसके अंदर जो सिचुएशन होती है, कभी उसको उठा के कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ, या रियल लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं आस-पास अपने, तो उनको सोचती हूँ, उनके बारे में लिखने की कोशिश करती हूँ। कभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फेस करती हूँ, तो उसको लिखने की कोशिश करती हूँ। और अच्छा लिखती हूँ या बुरा, ये तो सुनने वाले जानते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे मन के भावों को मैं कागज़ पे उतारती हूँ। तो ऐसा ही एक भाव मैंने अपना लिखा है। तुम्हारे स्वागत है ज़हन से आपका। मुझको मिटा सको, तो कहो। तुम्हारे ज़हन से वाह। मुझको मिटा सको, तो कहो। मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको, तो कहो। जो भूल वाह, पाओ बहुत मुझे, बढ़िया। याद ना करो फिर से। जो भूल पाओ मुझे, याद ना करो फिर से। कसम ये आज उठाकर निभा सको, तो कहो। किया है प्यार जो मैंने तुम्हें, कभी तुम भी। किया है प्यार जो मैंने तुम्हें, कभी तुम भी। बिना कहे जो नजर से जता सको, तो कहो। या तो ये मान लो तुमको है मोहब्बत हमसे, ये लक्ष्मी जी आपके लिए है। या तो ये मान लो तुमको है मोहब्बत हमसे, राह में छोड़ के, या फिर जो जा सको, तो कहो। मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं, दूर वाह। हो जाऊं। मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं, दूर हो जाऊं। एक भी दिन जो मेरे बिन बिता सको, तो कहो। तो करोगे कहो। याद जो यादों को खंगालोगे कभी, ये हमारे दर्शकों के लिए। करोगे याद जो यादों को खंगालोगे कभी। धूल यादों को बनाकर उड़ा सको, तो कहो। तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको, तो कहो। मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको, तो कहो। तो कहो। बहुत बढ़िया। ये टैलेंट भी आपका, आपने ऐसे ही कहा कि आप थोड़ा बहुत लिखती है, बहुत अच्छा टैलेंट है और आपको आगे भी इस फील्ड में सुनना चाहेंगे। और सभी दर्शक जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं भी एक आखिरी शेर बोलना चाहूंगी और फिर हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ आते हैं कि तुम्ही से रूठना है और तुम्ही से मनाना है। मेरा नहीं है, अभिषेक मिश्रा जी का है कि तुम्ही से रूठना है और तुम्ही से मनाना है और यारो तुम पहले हो फिर ये जमाना है। तो बस इसी के साथ मैं अंत बहुत करती खूब। हूँ, अपने इस इंटरव्यू का खत्म करती हूँ। और बहुत तहे दिल से आंगन की पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ रेखा जी, आपने हमें अपना बहुत बहुमूल्य टाइम दिया। मैं आंगन थैंक के यू लिए भी सो चलते मच। चलते कहूंगी कि क्योंकि आंगन ने अभी शुरुआत की है, मेरी पुनीत जी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो कि आने वाले नए टैलेंट्स को हम वहाँ पे स्पेस दे पाएं और उनके टैलेंट को लोगों तक पहुंचा पाएं। तो ये बहुत अच्छा काम है। अपने लिए तो दुनिया सोचती है, दूसरों के लिए भी अगर आप सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। और ये आंगन जो है, ये हमेशा ऐसे ही खिलता रहे, ऐसे ही खूबसूरत रहे, ऐसे ही इसमें खूब सारे दिए जगमगाएं, ऐसे ही अलग अलग फूल यहाँ से जुड़े, खुशबू बिखेरें अपनी, और आंगन खूब फले फूले। तो मैं यही चाहूंगी कि आज मैं आंगन पे आई हूँ, तो जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, कल जब मैं आऊं तो कई गुना ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े हों, और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे आंगन। आप सबको बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि आपने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एक गढ़ा है, या ये कहूँ कि एक प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को, नए टैलेंट्स को। तो यहाँ पे मुझे कहीं नेपोटिज्म नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सारी बधाइयां आपको, और आंगन ऐसे ही तरक्की करे, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है।
थैंक यू सो मच रेखा जी। आपकी दुआएं हैं तो डेफिनेटली हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आंगन की टीम बिल्कुल नए टैलेंट को लेके आएगी, और आप जैसे जो टैलेंटेड लोग हैं उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को हम अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आए और हमें कुछ और नया सीखने को मिले। तो फिर जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए, हमें फॉलो कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टा चैनल है, और हमारा इंस्टा चैनल नहीं, इंस्टा पेज है एक्चुअली, और हमारा ट्विटर जो अकाउंट है फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। और अगर आपको लगता है कि आप में भी कोई टैलेंट है, आपका कोई जो टैलेंट है वो हाइड कर दिया गया है या हिडन टैलेंट है और आपको सबके सामने लेकर आना है, तो डेफिनेटली आपका स्वागत है हमारी टीम में। और आप हमें मैसेज करिए बेझिझक, हम आपको सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। और लास्ट में यही कहूंगी कि सुनो सुनो और लाइफ, सुनो सुनाओ और लाइफ बनाओ। थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक यू सो मच जो मोस्ट लोग वेलकम, हमारे मोस्ट साथ वेलकम। जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दर्शकों को भी।